द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉयड, हिंदी में। अध्याय 6। मैं इंस्पेक्टर से ठीक उसी समय मिला जब वो उस दरवाजे से आ रहा था जो रसोई घर वगैरह की तरफ जाता था। अब मिस फ्लोरा की तबीयत कैसी है डॉक्टर? अब बेहतर है, उसकी माँ उसके साथ है, मैंने कहा। ये अच्छी बात है। मैं नौकरों से पूछताछ करता रहा हूं। उन सभी का कहना है कि आज रात पिछले दरवाजे पर भी कोई नहीं आया। आपने उस अजनबी का जो हुलिया बताया था वो कुछ गोलमोल सा था। क्या आप हमें कुछ और पक्के तौर पर नहीं बता सकते जिससे हम आगे बढ़ सकें? मैंने खेद भरे स्वर में कहा। अफसोस, इससे ज्यादा मुझे और कुछ याद नहीं है। दरअसल रात बहुत अंधेरी थी और उस आदमी ने अपने कोट का कॉलर काफी ऊपर उठा रखा था और टोपी आंखों तक नीचे खींच रखी थी। ओह, इंस्पेक्टर ने कहा, लगता है वो अपने चेहरे को छिपाए रखना चाहता था। ये बात तो पक्की है ना कि वो आपका जाना पहचाना आदमी नहीं था? मैंने जवाब में इनकार किया, लेकिन उतने पक्के तौर पर नहीं जितना मैं कर सकता था। मुझे अपना वो एहसास याद आया कि उस अजनबी की आवाज मुझे परिचित जैसी लग रही थी। मैंने थोड़ा रुक रुक कर ये बात इंस्पेक्टर को भी बताई। वो रूखी अनपढ़ों जैसी आवाज थी आपके हिसाब से? इंस्पेक्टर ने पूछा। मैंने हामी भरी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो रूखापन नकली सा था। अगर, जैसा कि इंस्पेक्टर का ख्याल था, उस आदमी के मन में अपना चेहरा छिपाने की इच्छा रही होगी तो उसे अपनी आवाज को भी बदलने का ख्याल जरूर आया होगा। आप जरा मेरे साथ स्टडी में दोबारा चलिए डॉक्टर, मुझे आपसे एक दो बातें और पूछनी है, इंस्पेक्टर ने कहा। फिर उसने लॉबी के दरवाजे का ताला खोला और जब हम अंदर पहुंच गए तो उसने दरवाजे को फिर से बंद करके चाबी लगा दी। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, हम नहीं चाहते कि कोई बीच में आ टपके और हम ये भी नहीं चाहते कि कोई कान लगाकर हमारी बातें सुने। ये ब्लैकमेल का क्या मामला है डॉक्टर? ब्लैकमेल? मैं बहुत चौंक कर चिल्ला उठा। क्या ये पार्कर के दिमाग की उपज है या इसमें कोई सच्चाई है? मैंने धीरे से कहा, अगर पार्कर ने ब्लैकमेल के बारे में कुछ सुना होगा तो जरूर वो इस दरवाजे पर चाबी के छेद से कान लगाए सुन रहा होगा। डेविस ने सिर हिलाया। बेशक, बात यह है कि मैं अपनी तरफ से भी कुछ जांच पड़ताल करता रहा हूं कि पार्कर इस शाम क्या कुछ करता रहा है। सच कहूं तो मुझे उसका रंग ढंग कुछ ठीक नहीं लगा। इस आदमी को जरूर कुछ मालूम है। जब मैंने उससे सवाल पूछने शुरू किए तो उसने घबराकर ब्लैकमेल का कोई उलझुल सा किस्सा सुना दिया। मैंने तुरंत फैसला कर लिया और कहा, मैं यही तय करने की सोचता रहा हूं कि सारी बातें खोलकर आपको बताऊं या नहीं। मैंने सोच रखा था कि समय आने पर सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मैं उस सही समय का इंतजार कर रहा था। अब जब ये जिक्र आ ही गया है तो आप सारी बात सुन ही लीजिए। और तभी के तभी मैंने उस शाम की सारी घटनाएं बयान कर दी जैसा मैंने पीछे लिखा है। इंस्पेक्टर ने ध्यान से मेरी एक एक बात सुनी। फिर उसने कहा, बहुत ही अजीब कहानी है और आप कहते हैं कि वो चिट्ठी एकदम गायब हो गई है। ये तो बहुत बुरा हुआ। इससे हमें वो मिल जाता जिसकी हमें तलाश थी, यानी हत्या करने का कारण। आप कहते हैं कि मिस्टर एक्रॉयड ने इस शक की तरफ इशारा किया था कि उनके अपने घर का कोई आदमी इससे जुड़ा हुआ है। घर तो बड़ा गोलमोल सा शब्द है। क्या आपको यह नहीं लगता कि खुद पार्कर वो आदमी हो सकता है जिसकी हमें तलाश है? मैंने सुझाव दिया। लग तो ऐसा ही रहा है कि जब आप बाहर आए तो वो दरवाजे पर कान लगाए अंदर की भनक लेने की कोशिश कर रहा था। फिर मिस फ्लोरा ने उसे स्टडी में जाने की कोशिश करते देखा। मान लीजिए कि जब मिस फ्लोरा चली गई और उसने देखा कि अब कोई खतरा नहीं है तो उसने फिर से कोशिश की। मिस्टर एक्रॉयड को चाकू भौंका, दरवाजे को अंदर से बंद किया, खिड़की खोली और उधर से निकलकर बगल के किसी दरवाजे से अंदर आ गया जो उसने पहले से ही खुला छोड़ रखा था। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने कुछ सोचते हुए धीरे धीरे कहा, इसके खिलाफ बस एक ही बात है। अगर एक्रॉयड मेरे जाने के बाद उस चिट्ठी को पढ़ता रहा जैसा कि उसका इरादा था तो मुझे नहीं लगता कि वो घंटा भर उसी कुर्सी पर बैठा सोच विचार करता रहा होगा। वो पार्कर को बुलाकर वहीं के वहीं उस पर आरोप लगाता और फिर काफी हंगामा हुआ होता। ये मत भूलिए कि एक्रॉयड बहुत जल्दी गुस्से में आने वाला आदमी था। हो सकता है उन्हें चिट्ठी पढ़ने का मौका ही ना मिला हो, इंस्पेक्टर ने सुझाया। हमें यह मालूम है कि 9:30 बजे कोई उनके पास था।
अगर वो आदमी आपके जाते ही आया और उसके जाने के बाद मिस फ्लोरा गुड नाइट कहने आई, तो मिस्टर एक्रॉयड चिट्ठी को करीब 10 बजे ही पूरा पढ़ पाए होंगे। और वो टेलीफोन, वो पार्कर ने ही किया है, शायद बंद दरवाजे और खुली खिड़की के बारे में सोचने से पहले। फिर उसने अपना इरादा बदल लिया, या वो घबरा गया और इसके बारे में उसने पूरी तरह इनकार करने की ठान ली। यही हुआ होगा, मान लीजिए। ऐसा? मैंने थोड़े संदेह के साथ कहा। बहरहाल टेलीफोन के बारे में सारी सच्चाई हमें टेलीफोन एक्सचेंज से मिल जाएगी। अगर वो यहां से किया गया था तो मेरे ख्याल से पार्कर के अलावा और किसी ने नहीं किया होगा। ये पक्का जान लीजिए कि वही वो बंदा है जिसकी हमें तलाश है। लेकिन अभी इस बात को दबाए रखिए। हम उसे तब तक होशियार नहीं कर देना चाहते जब तक हमारे पास सारे सबूत इकट्ठे ना हो जाएं। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि वो हमें चकमा देकर निकल ना भागे। सबको दिखाने के लिए हम आपके उस रहस्यमय अजनबी पर अपना ध्यान लगाए रखेंगे। फिर वो उस कुर्सी से उठा जिस पर वो अभी तक बैठा हुआ था और हत्थे वाली कुर्सी में बेजान पड़े शरीर के पास गया। इस हथियार से भी हमें एक सुराग मिलना चाहिए, उसने नजरें ऊपर उठाते हुए कहा। यह सचमुच बहुत अनोखी चीज है, सजाने लायक है। इसे देखते हुए ऐसा ही लगता है। उसने झुककर कटार को फिर से देखा, उसकी मूठ को ध्यान से परखते हुए, और फिर मैंने उसे संतोष से हुंकारा भरते हुए सुना। फिर बहुत सावधानी से उसने अपने हाथ मूठ के काफी नीचे तक डालकर कटार को घाव से खींच निकाला। उसके हत्थे को बिल्कुल ना छूते हुए वो उसे एक कांच के चौड़े प्याले के पास ले गया जो अंगीठी पर रखा था, और उसने कटार को उसमें रख दिया। फिर उसने सिर हिलाते हुए कहा, यह सचमुच बहुत ही कलात्मक चीज है। दुनिया में ऐसी बहुत ज्यादा नहीं होंगी। वो कटार सचमुच काफी सुंदर थी। पतला नुकीला फल और हत्थे पर आपस में लिपटी धातुओं पर बारीक नक्काशी। उसने सावधानी से फल पर उंगली रखकर उसे परखा और तारीफ में सिर हिलाया। कितनी तेज धार है, कोई बच्चा भी इसे किसी आदमी में घुसा सकता है, मक्खन की तरह। सजाने के लिए यह काफी खतरनाक किस्म का खिलौना है। क्या मैं अब लाश का ठीक से मुआयना कर लूं? मैंने उससे पूछा। उसने हाँ में सिर हिला दिया। हाँ हाँ, कर लीजिए। अपना काम खत्म कर लेने के बाद मैंने उससे कहा, मैं तकनीकी भाषा की बजाय आम शब्दों में आपको बताता हूं। तकनीकी भाषा को हम तफ्तीश के लिए बचाए रखेंगे। ये वार दाएं हाथ से काम करने वाले किसी आदमी ने किया है, ठीक पीछे खड़े होकर, और मौत फौरन ही हो गई होगी। लाश के चेहरे पर जो भाव हैं उससे साफ दिख रहा है कि वार अचानक किया गया था। मृतक को उसकी उम्मीद नहीं थी। हो सकता है वो ये बिना जाने ही मर गया हो कि उस पर वार किया किसने था। बटलर भी बिल्लियों की तरह बिना आवाज किए कदम रखते हुए आ सकते हैं, इंस्पेक्टर डेविस ने कहा। इस अपराध के बारे में रहस्य ज्यादा देर तक रहने वाला नहीं है। जरा कटार की मूठ को देखिए। मैंने उस पर नजर डाली। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं जानता हूं वे आपको नजर नहीं आ रहे, लेकिन मैं उन्हें साफ साफ देख सकता हूं, उंगलियों के निशान। जी हां, मैं आपकी बात समझ गया था, मैंने नरमी भरे स्वर में कहा। इंस्पेक्टर ने कटार वाला प्याला उठाया और मुझे अपने साथ बिलियर्ड रूम में चलने के लिए कहा। मैं जानना चाहता हूं कि मिस्टर रेमंड हमें इस कटार के बारे में कुछ बता सकते हैं या नहीं, उसने कहा। बाहरी दरवाजे को बंद करके ताला लगाते हुए हम बिलियर्ड रूम तक गए, जहां हमें जेफरी रेमंड मिला। इंस्पेक्टर ने उससे पूछा, क्या आपने पहले इसे कभी देखा है मिस्टर रेमंड? अरे ये तो मेरे ख्याल में नहीं, मुझे पक्के तौर पर मालूम है कि ये सजावटी कटार मिस्टर एक्रॉयड को मेजर ब्लंट ने दी थी। ये मोरक्को नहीं, ट्यूनिस से आई है। तो हत्या इससे की गई थी? कितनी अजीब बात है। ये तो असंभव ही लगता है कि एक जैसी दो कटारें होंगी। क्या मैं मेजर ब्लंट को बुलाऊं? हमारे जवाब का इंतजार किए बिना वो फौरन लपकता हुआ वहां से चला गया। इंस्पेक्टर ने कहा, अच्छा नेक युवक है ये, देखने से ही ईमानदार और साफ दिल वाला लगता है। मैंने हाँ में सिर हिलाया। इन 2 सालों के दौरान जब से जेफरी रेमंड एक्रॉयड का सेक्रेटरी बना, मैंने कभी उसे घबराया हुआ या आपा खोते नहीं देखा, और मैं जानता हूं कि वो एक बहुत ही कुशल सेक्रेटरी रहा है। 2 ही मिनट बीते होंगे कि मेजर ब्लंट को साथ लिए रेमंड लौट आया। उसने उत्तेजित स्वर में कहा, मैं ठीक कह रहा था,
ये ट्यूनीशिया वाली कटार ही है। इंस्पेक्टर ने ऐतराज किया, लेकिन मेजर ब्लंट ने अभी उसे देखा कहाँ है? स्टडी में घुसते ही देख लिया था, उस शांत स्वभाव वाले आदमी ने कहा। क्या आपने उसे वहीं पहचान लिया था? जी हां, ब्लंट ने कहा। तो आपने इसके बारे में कुछ कहा क्यों नहीं? इंस्पेक्टर के स्वर में संदेह का पुट था। वो गलत वक्त था, ब्लंट ने उसी शांत स्वर में कहा। गलत वक्त पर बात कहने से काफी नुकसान होता है। इंस्पेक्टर मेजर ब्लंट के थोड़ा और नजदीक आ गया और उसे ध्यान से देखते हुए बोला, आपको पूरा विश्वास है ना सर? आप पक्के तौर पर इसे पहचान रहे हैं? बिल्कुल, कोई शक नहीं, ब्लंट ने कहा। ये सजावट की चीज आमतौर पर कहां रखी रहती थी, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं? जवाब सेक्रेटरी ने दिया, ड्राइंग रूम में सिल्वर टेबल के अंदर। क्या? मेरे मुंह से अचानक निकला। सब लोग मेरी तरफ देखने लगे। क्या हुआ डॉक्टर? इंस्पेक्टर ने पूछा। दरअसल बात यह है कि कल रात जब मैं डिनर के लिए यहां आया तो मैंने ड्राइंग रूम में रखी सिल्वर टेबल के ढक्कन को बंद करने की आवाज सुनी थी। मैंने इंस्पेक्टर के चेहरे पर गहरे अविश्वास की छाया देखी। आपको यह कैसे पता कि वो सिल्वर टेबल का ही ढक्कन था? मुझे विस्तार से पूरी सफाई देनी पड़ी, लंबी और उबाऊ सफाई, जिसे देना मुझे सचमुच पसंद नहीं था। इंस्पेक्टर ने मेरी पूरी बात अंत तक सुनी। जब आप उस मेज में रखी चीजें देख रहे थे तो क्या कटार अपनी जगह पर थी? इंस्पेक्टर ने पूछा। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, कह नहीं सकता। मुझे याद नहीं कि मैंने इसे वहां देखा था या नहीं, लेकिन हो सकता है ये वहीं रखी रही हो। बेहतर होगा कि हम घर का इंतजाम करने वालों को बुलाएं। इंस्पेक्टर ने घंटे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। कुछ देर बाद मिस रसेल कमरे में आई। इंस्पेक्टर के सवाल के जवाब में उसने कहा, मेरे ख्याल से मैं सिल्वर टेबल के पास गई ही नहीं थी। मैं तो ये देख रही थी कि सारे फूल ताज़ा हैं या नहीं। और हाँ, मुझे अभी अभी याद आया, सिल्वर टेबल खुली थी, जो उसे नहीं होना चाहिए था, और मैंने उधर से गुजरते हुए उसका ढक्कन बंद कर दिया था। क्या तुम बता सकती हो कि उस समय कटार अपनी जगह पर थी या नहीं? इंस्पेक्टर ने पूछा। मिस रसेल ने इत्मीनान से कटार को देखा, फिर कहा, मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकती। मैं देखने के लिए रुकी थोड़ी थी। मैं जानती थी कि परिवार के लोग किसी भी पल नीचे आ सकते थे, और इसलिए मैं वहां से जल्दी चले जाना चाहती थी। शुक्रिया, इंस्पेक्टर ने कहा। उसके लहजे में जरा सी हिचकिचाहट थी, मानो वो मिस रसेल से और सवाल पूछना चाहता था, लेकिन मिस रसेल ने उसके शब्दों से यही समझा कि वो उसे जाने को कह रहा था, और इसीलिए वो तुरंत कमरे से सरक गई। इंस्पेक्टर ने उसे जाते हुए देखते हुए कहा, इसका अंदाज काफी लड़ाकू किस्म का है। अच्छा, अब जरा ये बताइए, आपने कहा था ना कि ये सिल्वर टेबल किसी खिड़की के सामने है? मेरी तरफ से जवाब रेमंड ने दिया। जी हां, बाएं हाथ की खिड़की के सामने। और खिड़की खुली थी? वे दोनों आधी खुली हुई थी। तो मेरे ख्याल से हमें इस सिलसिले में अभी और सिर खपाने की जरूरत नहीं है। अभी तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि कोई भी घर में मौजूद कोई भी व्यक्ति उस कटार को जब चाहता तब ले सकता था, और उसने उसे ठीक ठीक कब लिया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सुबह के समय चीफ इंस्पेक्टर के साथ आऊंगा मिस्टर रेमंड। तब तक उस दरवाजे की चाबी मैं अपने पास रखूंगा। मैं चाहता हूं कि कर्नल मेलरोज हर चीज को ठीक वैसा ही देखें जैसी वो थी। वे किसी काम से जिले के दूसरी तरफ गए हुए हैं और शायद रात भर वहां ही रहेंगे। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने वो प्याला उठा लिया। फिर उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मुझे इसको कायदे से लपेट कर रखना होगा। ये एक जरूरी सबूत है। कुछ मिनट बाद जैसे ही मैं रेमंड के साथ बिलियर्ड रूम से बाहर आया, वो एक दबी हुई हंसी हंसा। मैंने अपनी बाह पर उसके हाथ का हल्का सा दबाव महसूस किया और उस तरफ देखा जिधर उसकी आंखें इशारा कर रही थीं। लगता था इंस्पेक्टर डेविस एक छोटी सी जेबी डायरी के बारे में पार्कर की राय ले रहा था। मेरे साथी ने बुदबुदाकर कहा, साफ दिख रहा है कि इंस्पेक्टर को पार्कर पर शक है। तो क्यों ना हम भी अपनी उंगलियों के निशान इंस्पेक्टर को दे ही दें। उसने कार्डों की एक प्लेट से 2 कार्ड उठाए, उन्हें अपने रेशमी रुमाल से पोंछा, फिर एक मुझे देकर दूसरा खुद ले लिया। फिर मुस्कुराते हुए उसने उन्हें पुलिस इंस्पेक्टर को थमा दिया और बोला, ये हमारे स्मृति चिन्ह हैं।
पहला डॉक्टर शेपर्ड की उंगलियों के निशान और दूसरा आपके इस सेवक के। मेजर ब्लंट का कार्ड आपको सुबह मिल जाएगा। जवानी बहुत जिंदा दिल होती है। अपने मित्र और मालिक की ऐसी निर्मम हत्या भी रेमंड के मन को बहुत देर तक उदास नहीं रख पाई। शायद ऐसा ही होना चाहिए। अब तक काफी देर हो चुकी थी जब मैं वापस घर पहुंचा। मुझे उम्मीद थी कि कैरोलिन तब तक सो गई होगी, लेकिन मेरा अंदाजा गलत था। उसने मेरे लिए गर्मा गर्म कोको तैयार रखा था और जितनी देर में मैंने उसे पिया, उसने सारी शाम का इतिहास मुझसे निकलवा लिया। मैंने ब्लैकमेल वाले मामले पर कुछ नहीं कहा और उसे हत्या के ब्यौरे बताने तक ही सीमित रखा। उठकर सोने के लिए चलते समय मैंने कहा, पुलिस को पार्कर पर शक है। मामला सीधे सीधे उसके खिलाफ जान पड़ता है। मेरी बहन ने होठ भींचते हुए कहा, पार्कर? एकदम बकवास। ये इंस्पेक्टर बिल्कुल बेवकूफ होगा। पार्कर पर शक? छोड़ो भी। और इस अस्पष्ट से ऐलान के साथ हम सोने चले गए। अध्याय 7। अगली सुबह मैंने जल्दी जल्दी अपना राउंड खत्म किया। जैसे ही मैं वापस आया, कैरोलिन तेज कदमों से चलती हुई हॉल में मेरे पास आई और फुसफुसाते हुए बोली, फ्लोरा एक्रॉयड आई हुई है। क्या? वो तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। उसे आए आधा घंटा हो चुका है। फ्लोरा खिड़की के पास रखे सोफे पर बैठी थी। उसने काला लिबास पहन रखा था और बैठे बैठे वो घबराहट में हाथ मल रही थी। उसके चेहरे को देखकर मुझे धक्का सा लगा। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया था, लेकिन जब उसने बात शुरू की तो वो काफी हद तक संयत थी। उसने कहा, डॉक्टर शेपर्ड, मैं आपसे कुछ मदद मांगने आई हूं। मेरे कुछ कहने से पहले ही कैरोलिन बीच में कूदी। ये निश्चय ही तुम्हारी मदद करेंगे बच्ची। तुम बताओ क्या समस्या है। मेरे ख्याल से फ्लोरा ये नहीं चाहती थी कि उस बातचीत के वक्त कैरोलिन वहां मौजूद रहे। मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझसे अकेले में बात करना ज्यादा पसंद करती, लेकिन साथ ही वो समय बर्बाद भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने उन हालातों में जो हो सकता था वो किया। उसने कहा, मैं चाहती हूं आप मेरे साथ उस मकान तक चलें जिसका नाम द लार्चेस है। द लार्चेस? मैंने हैरानी से सवाल किया। उस छोटे कद के अजीब आदमी से मिलने? कैरोलिन चिल्ला उठी। जी हां, आप जानते हैं ना वे कौन हैं। हमारे ख्याल से तो वो कोई हेयर ड्रेसर है, मैंने कहा। फ्लोरा की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या कह रहे हैं आप? वे हरक्यूल पॉयरो हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव, बहुत ही मशहूर जासूस। लोग कहते हैं उन्होंने एक से बढ़कर एक अद्भुत काम किए हैं, ठीक वैसे जैसे किताबों में जासूस लोग करते हैं। साल भर पहले वे रिटायर होकर यहां रहने आए थे। अंकल जानते थे कि वे कौन हैं, लेकिन उन्होंने वादा किया था कि वे किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि मिस्टर पॉयरो चाहते थे कि वे शांति से रहें, कोई उन्हें परेशान न करे। अच्छा, तो वो जासूस है, मैंने धीरे से कहा। आपने उनके बारे में जरूर सुना ही होगा। दरअसल मैं समय से थोड़ा पीछे हूं, लेकिन हाँ, मैंने उसका नाम जरूर सुना है। लेकिन तुम उसे जाकर मिलना क्यों चाहती हो? ताकि वो इस हत्या की जांच करे। इतने मूर्ख मत बनो जेम्स। फ्लोरा की जगह जवाब कैरोलिन ने दिया। मैं मूर्खता नहीं कर रहा था। कैरोलिन कई बार समझ नहीं पाती कि मेरा मतलब क्या है। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरा मतलब था कि क्या तुम्हें इंस्पेक्टर डेविस पर भरोसा नहीं है? बेशक नहीं है, कैरोलिन बोली। मुझे भी नहीं है। और तुम्हें इस बात का यकीन कैसे है कि वो इस मामले को हाथ में ले ही लेगा? तुम्ही ने तो कहा कि उसने अब काम करना बंद कर दिया है। फ्लोरा ने सहज भाव से कहा, वही तो, मुझे उनको राजी करना है इस काम के लिए। तुम्हें यकीन है कि तुम ये सही काम कर रही हो? मैंने गंभीरता से पूछा। बिल्कुल ठीक कर रही है, कैरोलिन बीच में बोली। वो चाहेगी तो मैं खुद उसके साथ चली जाऊंगी। अगर आप बुरा ना माने मिस शेपर्ड, तो मैं डॉक्टर शेपर्ड को ही अपने साथ ले जाना चाहूंगी, फ्लोरा ने गंभीरता से कहा। उसे खास खास मौकों पर दो टूक बात करने की कीमत पता है। अगर उसने इशारों में बात की होती तो कैरोलिन पर कोई असर न हुआ होता। उसने सूझबूझ से बात संभालते हुए कहा, दरअसल बात यह है कि डॉक्टर शेपर्ड डॉक्टर भी हैं और इन्होंने ही सबसे पहले लाश को देखा था।
इसलिए ये मिस्टर पॉयरो को सारे ब्यौरे अच्छी तरह दे सकेंगे। हाँ हाँ, मैं समझ सकती हूँ, कैरोलिन ने बेदिली से कहा। मैंने कमरे के 1-2 चक्कर लगाए, फिर गंभीर लहजे में कहा, फ्लोरा, मेरी बात मानो। मेरी राय है इस जासूस को मामले में मत घसीटो। फ्लोरा उछलकर खड़ी हो गई, उसके चेहरे पर लाली दौड़ गई। मैं जानती हूं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो चिल्लाई, लेकिन ठीक इसी कारण से मैं उनके पास जाना चाहती हूं। आप डरते हैं, मैं नहीं। मैं रॉल्फ को आपसे बेहतर जानती हूं। रॉल्फ? रॉल्फ का इससे क्या लेना देना है? कैरोलिन ने पूछा। हम में से किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। फ्लोरा अपनी धुन में कहती गई, रॉल्फ कमजोर हो सकता है उसने बीते समय में बेवकूफ़ी भरी हरकतें की हों, खराब हरकतें भी की हों, लेकिन वो किसी की हत्या नहीं कर सकता। नहीं, मैंने प्रतिवाद किया, मैंने कभी उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा। फिर आप कल रात 3 बोर्स क्यों गए थे? फ्लोरा ने कहा। घर लौटते समय, अंकल की लाश मिलने के बाद। पल भर के लिए मैं खामोश रह गया। मुझे उम्मीद थी कि मेरा वहां जाना किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने पलटकर सवाल किया, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? मैं आज सुबह वहां गई थी, फ्लोरा बोली। नौकरों ने मुझे बताया कि रॉल्फ वहां ठहरा हुआ था। मैंने उसे बीच में टोका। तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं था कि वो किंग्स एबट में है? नहीं, मैं तो इस बात को समझ ही नहीं पाई। ये सुनकर मैं बुरी तरह हैरान हो गई। मैंने वहां जाकर उसके बारे में पूछा। उन्होंने मुझे वही बताया जो मेरे ख्याल में उन्होंने कल रात आपको बताया होगा, कि वो कल शाम करीब 9 बजे बाहर गया था और फिर लौटकर नहीं आया। उसकी आंखें चुनौती भरे अंदाज में मेरी आंखों से टकराईं और जैसे वो मेरी निगाह में छिपी किसी बात का जवाब दे रही हो, वो अचानक फट पड़ी। और क्यों ना जाए वो कहीं भी गया हो सकता है वो वापस लंदन चला गया हो, अपना सारा सामान पीछे छोड़कर, मैंने पूछा। फ्लोरा ने बेचैनी से अपना पैर पटका। मुझे कोई परवाह नहीं है, इसकी कोई और वजह होगी, और इसलिए तुम हरक्यूल पॉयरो के पास जाना चाहती हो। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि चीजों को वैसा ही छोड़ दिया जाए जैसी वे हैं? याद रखो, पुलिस को रॉल्फ पर बिल्कुल शक नहीं है। वे एक अलग ही दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन यही तो बात है, फ्लोरा चिल्लाई। वे उस पर शक कर रहे हैं। आज सुबह क्रैनचेस्टर से एक आदमी आ धमका, इंस्पेक्टर रेगलान, बड़ा खराब सा नेवले जैसा छोटा सा आदमी। मुझे पता चला कि वो मुझसे पहले 3 बोर्स जा चुका था। वहां के लोगों ने मुझे उसके वहां जाने के बारे में सब कुछ बताया और वो सवाल भी बताए जो उसने वहां पूछे थे। उसके दिमाग में जरूर ये बात रही होगी कि यह सब कुछ रॉल्फ ने किया है। मैंने धीरे से कहा, अगर ऐसा है तो ये कल रात से सोच में आई तब्दीली है। वो डेविस की इस बात पर यकीन नहीं करता कि यह काम पार्कर का है। पार्कर, ये भी खूब कही, मेरी बहन जोर से फुंकारी। फ्लोरा आगे बढ़ी और उसने मेरी बाह पर अपना हाथ रख दिया। ओ डॉक्टर शेपर्ड, आप प्लीज चलिए तो सही, फौरन इन मिस्टर पॉयरो के यहां चलते हैं। वे सारा सच तुरंत खोज निकालेंगे। मैंने अपने हाथ को उसके हाथ पर रखते हुए कहा, मेरी बात सुनो फ्लोरा, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि हमें सच्चाई ही चाहिए? उसने अपने सिर को गंभीरता से हिलाते हुए कहा, आपको पक्का विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे है। मैं रॉल्फ को आपसे बेहतर जानती हूं। निश्चय ही यह काम रॉल्फ ने नहीं किया है। कैरोलिन फिर से एक बार बीच में कूदी। रॉल्फ खर्चीला हो सकता है, लेकिन वो बहुत प्यारा लड़का है और बहुत सभ्य है। मैं कैरोलिन को बताना चाहता था कि अधिकतर हत्यारे सभ्य ही होते हैं, लेकिन फ्लोरा की मौजूदगी ने मुझे रोके रखा। चूंकि वो अपने इरादे पर मजबूती से टिकी हुई थी, इसलिए मजबूर होकर मुझे उसकी बात माननी पड़ी और हम फौरन चल दिए। द लार्चेस नाम के उस मकान का दरवाज़ा एक औरत ने खोला। उसने एक बड़ी सी टोपी पहनी हुई थी। लगता था मिस्टर पॉयरो घर पर ही थे। उसने हमें एक छोटी सी बैठक में ले जाकर बैठा दिया, जिसे काफ़ी सावधानी से सजाया गया था। 1-2 मिनट के अंतराल के बाद मेरा कल वाला मित्र हमसे मिलने के लिए वहां आ पहुंचा। ओहो डॉक्टर साहब, मिस फ्लोरा, आइए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने अपनी बात शुरू की। शायद आपने कल रात के हादसे के बारे में सुना होगा। उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई।
निश्चय ही मैंने सुना है, बहुत भयानक है। मैं मिस फ्लोरा से अपनी हमदर्दी जाहिर करता हूं। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मिस एक्रॉयड चाहती हैं कि आप हत्यारे का पता लगाएं। समझा, छोटे कद के उस आदमी ने कहा। लेकिन ये काम तो पुलिस का है ना? हो सकता है उनसे कोई गलती हो रही हो, फ्लोरा ने कहा। मेरा ख्याल है कि वे एक गलती करने के रास्ते पर तो बढ़ ही चुके हैं। मिस्टर पॉयरो, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज हमारी मदद कीजिए। अगर पैसों की बात है तो। नहीं मैडम, मेरी बात सुनिए। ऐसा नहीं है कि मैं पैसों की कदर नहीं करता। पैसों का मेरे लिए बहुत महत्व है और हमेशा रहा है। लेकिन ये बात नहीं है। अगर मैं इस मामले को हाथ में लूं तो एक बात आपको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि मैं अंत तक इसका पीछा करूंगा। हो सकता है आगे चलकर आपको ये लगे कि अगर इस मामले को पुलिस के हाथ में ही छोड़ दिया जाता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। फ्लोरा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे सिर्फ और सिर्फ सच्चाई चाहिए। सारी सच्चाई? जी हां, सारी सच्चाई। तो फिर मैं मंजूर करता हूं, उस छोटे से आदमी ने आहिस्ता से कहा। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपको आगे चलकर इन बातों पर अफसोस ना हो। अब आप मुझे सारा किस्सा बताइए। बेहतर होगा अगर डॉक्टर शेपर्ड आपको बताएं, फ्लोरा ने कहा। वे मुझसे ज्यादा जानते हैं। उसके ऐसा कहने पर मैंने सावधानी से वो पूरा मामला बयान किया जो सारे तथ्यों के साथ मैं पहले ही बता चुका हूं। पॉयरो ध्यान से सारी बात सुनता रहा, बीच बीच में एक आध सवाल पूछता हुआ, लेकिन अधिकतर वो खामोशी से छत पर आंखें गड़ाए बैठा रहा। मैं अपनी कहानी को वहां तक ले आया जब इंस्पेक्टर और मैं फर्नली पार्क से रवाना हुए थे। मेरी बात पूरी हो जाने के बाद फ्लोरा ने कहा, और अब इन्हें रॉल्फ के बारे में सब कुछ बता दीजिए। मैं हिचकिचाया, लेकिन उसकी रौबदार निगाह ने मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। जब मैंने पूरा किस्सा बता दिया तो पॉयरो ने पूछा, आप कल रात घर लौटते समय 3 वॉर्स नामक सराय में गए थे, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? मैं सावधानी से अपने शब्दों का चुनाव करने के लिए रुका। फिर मैंने कहा, मैंने सोचा किसी को तो चाहिए कि उस युवक को उसके सौतेले पिता की मौत के बारे में बता दे। फर्नली से चलने के बाद मेरे मन में यह ख्याल आया था कि मेरे और मिस्टर एक्रॉयड के अलावा शायद और किसी को पता ही नहीं था कि वो गांव में ही मौजूद था। पॉयरो ने सिर हिलाया। समझा, वहां जाने का बस आपके पास यही कारण था? जी हां, बस यही कारण था, मैंने हल्के कड़े अंदाज में कहा। ये इसलिए तो नहीं था कि अगर मैं कहूं कि आप उस युवक के बारे में खुद को आश्वस्त करने के लिए वहां गए थे? आश्वस्त करने के लिए मतलब? मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा मतलब क्या है। हालांकि आप ना समझने का दिखावा कर रहे हैं। मेरा विचार है कि अगर आपको यह पता चलता कि कैप्टन पैटन सारी शाम घर पर ही रहे थे तो आपको राहत मिलती। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने तीखे लहजे में कहा। उस छोटे से जासूस ने मुझे देखते हुए गंभीरता से सिर हिलाया। आप मुझ में मिस फ्लोरा जैसा विश्वास नहीं करते, लेकिन कोई बात नहीं। अब जिस बात पर हमें नजर डालनी है वो ये है कि कैप्टन रॉल्फ पैटन गायब हैं, ऐसी परिस्थितियों में जिन्हें समझने की जरूरत है। मैं ये नहीं छिपाऊंगा कि मामला गंभीर दिख रहा है, तो भी हो सकता है इसकी वजह एकदम सीधी सादी हो। यही तो मैं लगातार कह रही हूं, फ्लोरा ने बेचैनी से कहा। पॉयरो ने उस बात को फिर नहीं उठाया। इसकी बजाय उसने फौरन लोकल पुलिस के पास चलने का सुझाव दिया। उसने बेहतर यही समझा कि फ्लोरा घर चली जाए और मैं उसके साथ पुलिस के पास चलूं और इस मामले की तफ्तीश करने वाले अधिकारी से उसका परिचय करा दूं। हमने फौरन इस योजना पर अमल किया। इंस्पेक्टर डेविस हमें पुलिस स्टेशन के बाहर ही मिल गया। वो काफी अनमना सा दिखाई दे रहा था। उसके साथ चीफ इंस्पेक्टर कर्नल मेलरोज था और एक और आदमी था जिसे फ्लोरा के बताए हुलिये से मुझे पहचानने में देर नहीं लगी कि वही क्रनचेस्टर से आया इंस्पेक्टर रेगलान था। मैं मेलरोज से अच्छी तरह परिचित हूं और मैंने पॉयरो का परिचय उसे समझा दिया और सारे हालात भी समझा दिए। चीफ इंस्पेक्टर स्पष्ट रूप से खींचा हुआ नजर आया और इंस्पेक्टर रेगलान के चेहरे पर तो जैसे काला बादल सा छा गया।
सिर्फ इंस्पेक्टर डेविस था जो अपने से बड़े अधिकारी के खींचने पर हल्का सा खुश नजर आया। रेगलान ने कहा, मामला तो शीशे की तरह साफ साबित होने वाला है। अनाड़ियों को यहां आकर अपनी टांग घुसाने की जरूरत नहीं है। कोई भी मूर्ख ये कल रात ही देख सकता था कि मामला क्या है, और तब हमने 12 घंटे खो नहीं दिए होते। उसने बदला लेने वाली निगाह से डेविस को देखा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। लेकिन मिस्टर एक्रॉयड के परिवार को जो ठीक लगे वे कर सकते हैं, कर्नल मेलरोज बोला। लेकिन एक बात मैं कह देता हूं, सरकारी तफ्तीश में कोई अड़ंगा नहीं डाला जाना चाहिए। मैं मिस्टर पॉयरो की शोहरत से अच्छी तरह परिचित हूं। उसने शालीनता से जोड़ा, पुलिस अपना विज्ञापन नहीं कर सकती, बस यही कमी है, रेगलान ने कहा। हालात को पॉयरो ने ही संभाला। उसने कहा, सच तो यह है कि मैं रिटायर हो चुका हूं। मैंने फिर कभी कोई केस हाथ में नहीं लेने का फैसला किया था। दरअसल बात यह है कि मुझे पब्लिसिटी से बहुत डर लगता है। मेरा अनुरोध है कि अगर मैं इस मामले में कुछ भी सहयोग कर सका तो कृपया मेरे नाम का जिक्र ना किया जाए। उसकी ये बात सुनकर इंस्पेक्टर रेगलान के मुंह पर छाया काला बादल थोड़ा सा छट गया। कर्नल ने ढीला पड़ते हुए कहा, मैंने आपकी कुछ अद्भुत सफलताओं के बारे में सुना है। मेरे पास इस काम का काफी अनुभव है, पॉयरो ने शांति से कहा, लेकिन मेरी ज्यादातर सफलताएं पुलिस की मदद से ही मुझे मिली हैं। मैं आपकी अंग्रेज पुलिस का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। अगर इंस्पेक्टर रेगलान मुझे इजाजत देंगे कि मैं उनकी मदद करूं तो मुझे खुशी भी होगी और मेरी इज्जत भी बढ़ेगी। इंस्पेक्टर का चेहरा और शालीन हो गया। कर्नल मेलरोज मुझे अलग ले गया। मैंने जो सुना है उसके हिसाब से इस छोटे से बंदे ने सचमुच के कुछ अद्भुत काम किए हैं, वो बुदबुदाया। कुदरती तौर पर हमारी ये इच्छा है कि स्कॉटलैंड यार्ड को इस मामले में ना घसीटा जाए। रेगलान को तो अपने ऊपर बहुत भरोसा है, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकता कि मैं उसकी बात से सहमत हूं। बात यह है कि मैं इस मामले से जुड़े लोगों को उससे बेहतर तौर पर जानता हूं। ये आदमी पब्लिसिटी और तारीफ के पीछे भाग भी नहीं रहा है ना? हमारे साथ बिना शोर वोर मचाए खामोशी से काम करेगा, ठीक है ना? जी हाँ, और सेहरा इंस्पेक्टर रेगलान के सिर बंधेगा, मैंने गंभीरता से कहा। कर्नल मेलरोज ने खुशी भरे स्वर में कहा, बढ़िया है। हमें आपको घटनाओं के ताजा विकास का परिचय दे देना चाहिए मिस्टर पॉयरो। शुक्रिया, पॉयरो ने कहा। मेरे मित्र डॉक्टर शेपर्ड ने बटलर पर शक होने की कुछ बात की थी। वो सब बेकार की बात है, रेगलान फौरन बोला। ये ऊंचे दर्जे के नौकर इतनी जल्दी घबरा जाते हैं कि वे फालतू में शक पैदा करने वाली हरकतें करने लगते हैं। उंगलियों के निशान, मैंने इशारा किया। पार करके तो बिल्कुल नहीं है, उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, और आपके और रेमंड के भी नहीं मिल रहे। कैप्टन रॉल्फ पैटन की उंगलियों के निशानों के बारे में क्या ख्याल है? पॉयरो ने धीरे से पूछा। जिस तरह उसने समस्या को सीधे सीधे उठाया, मेरे मन में उसके लिए प्रशंसा का एहसास जगा। इंस्पेक्टर की आंखों में भी आदर की भावना कौंध गई। मैं देख रहा हूं कि आप निश्चिंत होकर बैठने वालों में से नहीं हैं मिस्टर पॉयरो। मुझे यकीन है आपके साथ काम करने में मजा आएगा। जैसे ही वो नौजवान हमारी पकड़ में आएगा, हम उसकी उंगलियों के निशान ले लेंगे। मेरे मन से यह ख्याल दूर ही नहीं हो पाता इंस्पेक्टर कि तुम्हें गलती लगी है, कर्नल मेलरोज ने जोश के साथ कहा। मैं रॉल्फ पैटन को बचपन से जानता हूं। वो कभी हत्या जैसा गिरा हुआ काम नहीं करेगा। हो सकता है, इंस्पेक्टर ने भावहीन ढंग से कहा। उसके खिलाफ आपके पास कौन सी बातें हैं? मैंने पूछा। कल रात वो ठीक 9 बजे चला गया। 9:30 के करीब फर्नली पार्क के आस पड़ोस में देखा गया। उसके बाद से किसी को दिखाई नहीं दिया। माना जाता है कि पैसों की गंभीर समस्या में फंसा हुआ है। मेरे पास उसके एक जोड़ी जूते हैं, ऐसे जूते जिनके नीचे रबर के गुटके लगे हैं। उसके पास 2 जोड़ी थे, बिल्कुल एक जैसे। मैं अब वहां जाकर पैरों के उन निशानों से इन जूतों को मिलाने जा रहा हूं। कांस्टेबल वहीं रुककर ये देख रहा है कि कोई उनके साथ छेड़छाड़ ना करे। हम फौरन जाएंगे, कर्नल मेलरोज ने कहा। आप और मिस्टर पॉयरो हमारे साथ चलेंगे ना? हमने हामी भर दी और सब के सब कर्नल की कार में बैठकर चल दिए। इंस्पेक्टर जल्दी से जल्दी पैरों के उन निशानों के पास पहुंचना चाहता था और उसने लॉज के पास उतार दिए जाने के लिए कहा। आधा रास्ता तय कर लेने पर एक रास्ता दाईं ओर कटकर घूमता हुआ टेरेस
और एक्रॉयड की स्टडी की खिड़की तक जाता था। चीफ इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या आप इंस्पेक्टर के पास जाना चाहेंगे मिस्टर पॉयरो, या आप स्टडी का मुआयना करना चाहेंगे? पॉयरो ने स्टडी का मुआयना करने का विकल्प चुना। पार्कर ने हमारे लिए दरवाजा खोला। उसका रंग ढंग काफी आश्वस्त और आदर भरा था और लगता था कि वो अपनी पिछली रात की घबराहट से बाहर आ चुका है। कर्नल मेलरोज ने अपनी जेब से चाबी निकाली और लॉबी में खुलने वाले दरवाजे को खोलकर वो हमें स्टडी में ले आया। शव को हटाने के अलावा ये कमरा ठीक वैसे ही है जैसे कल रात था मिस्टर पॉयरो। और बॉडी, वो कहाँ थी? जितना सही संभव हो सकता था मैंने एक्रॉयड के शव की स्थिति उसे बताई। हत्थे वाली कुर्सी तब भी अंगीठी के सामने रखी हुई थी। पॉयरो उस कुर्सी तक गया, फिर उसमें बैठ गया। वो नीली चिट्ठी जिसका आपने जिक्र किया, कहाँ थी वो जब आप कमरे से बाहर गए? मिस्टर एक्रॉयड ने उसे अपने दाएं हाथ की इस छोटी सी मेज पर रख दिया था। पॉयरो ने सिर हिलाया। उसके अलावा सब कुछ अपनी जगह पर था? जी हां, मेरा तो यही ख्याल है। कर्नल मेलरोज, क्या आप इतनी कृपा करेंगे कि इस कुर्सी पर 1 मिनट के लिए बैठ जाएं? आइए, शुक्रिया। अब डॉक्टर साहब, क्या आप मेहरबानी करके मुझे कटार की सही जगह के बारे में बताएंगे? मैंने ऐसा ही किया। इस बीच वो छोटे कद का आदमी दरवाजे में खड़ा रहा। तब तो कटार की मूठ दरवाजे से साफ साफ देखी जा सकती होगी। आप और पार्कर दोनों उसे फौरन देख सकते होंगे। जी हां, उसने पीछे गर्दन घुमाकर पूछा। बिजली की रोशनी निश्चय ही उस समय चालू थी जब आपने लाश को देखा। मैंने हामी भरी और उसके पास जा खड़ा हुआ, जहां वो खिड़की की मुंडेर पर पड़े निशानों को जांच रहा था। रबर के गुटके ठीक उसी नमूने के हैं जो कैप्टन पैटन के जूतों में हैं, उसने धीरे से कहा। फिर वो एक बार फिर से कमरे के बीचों बीच आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें चारों तरफ घूमी, कमरे की हर चीज को तेज प्रशिक्षित निगाहों से परखती हुई। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या आपकी मुआयना करने की काबिलियत अच्छी है डॉक्टर शेपर्ड? मेरा तो यही ख्याल है। थोड़ा हैरानी से मैंने कहा, मैं देख रहा हूं कि अंगीठी के इस आतिशदान में आग जल रही थी। जब आपने दरवाजा तोड़कर मिस्टर एक्रॉयड को मरा हुआ पाया, तब आग का क्या हाल था? क्या वो मध्यम थी? मैं एक खींची हुई हंसी हंसा। मैं सचमुच नहीं बता सकता। मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। शायद मिस्टर रेमंड या मेजर ब्लंट कुछ बता सकें। मेरे सामने खड़े उस छोटे से आदमी ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हमेशा तरीकेवार आगे बढ़ना चाहिए। मैंने ये सवाल आपसे पूछकर परखने में भूल की। हर आदमी का अपना ज्ञान होता है। आप मुझे मरीज का हुलिया और हालत बता सकते हैं। वहां कोई भी बात आपकी नजरों से छूट नहीं पाएगी। अगर मुझे मेज पर रखे कागजों के बारे में जानकारी चाहिए तो मिस्टर रेमंड ने देख लिया होगा, जो भी वहां देखने लायक था। आग के बारे में जानने के लिए मुझे उस आदमी से पूछना चाहिए था जिसका काम ही ऐसी चीजों पर ध्यान देना होता है। इतना कहकर वो तेजी से अंगीठी की तरफ बढ़ा और उसने घंटी बजाई। 2 मिनट के अंदर ही पार्कर दरवाजे पर नजर आया। उसने हिचकते हुए पूछा, किसी ने घंटी बजाई साहब? कर्नल मेलरोज ने कहा, अंदर आओ पार्कर, ये सज्जन तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। पार्कर ने आदर के साथ अपना ध्यान पॉयरो की तरफ मोड़ दिया। पॉयरो ने उससे पूछा, पार्कर, जब कल रात तुमने डॉक्टर शेपर्ड के साथ दरवाजा तोड़ा था और अपने मालिक को मरा पाया था, तो आग का क्या हाल था? पार्कर ने एक पल भी रुके बिना जवाब दिया। वो बहुत मंदी हो चुकी थी साहब, लगभग बुझने ही वाली थी। आहा, पॉयरो बोला। उसके स्वर में विजय का पुट था। उसने आगे कहा, अपने चारों तरफ देखो पार्कर, क्या ये कमरा ठीक उसी हालत में है जिस हालत में तब था? बटलर की आंखें चारों तरफ घूमी। अंत में वे खिड़की पर आकर टिक गईं। पर्दे गिरे हुए थे सर, और बिजली की रोशनी हो रही थी, और ये वाली कुर्सी थोड़ा और आगे की तरफ थी। उसने एक बड़ी सी सिंहासन जैसी कुर्सी की तरफ इशारा किया जो दरवाजे और खिड़की के बीच दरवाजे की बाईं तरफ रखी थी। सुनने वालों की सुविधा के लिए उस कमरे का एक नक्शा यहाँ साथ में स्क्रीन पर दिया गया है, ताकि आप उस कमरे की सिचुएशन को ठीक से समझ सकें। जरा दिखाओ मुझे, पॉयरो ने कहा।
बटलर ने उस कुर्सी को दीवार से पूरे 2 फुट आगे सरका कर रखा और उसे इस तरह घुमा दिया जिससे उसका रुख दरवाजे की तरफ हो गया। ये तो बड़ी ही अजीब बात है, पॉयरो बुदबुदाया। मेरे ख्याल से ऐसी जगह कोई भी इस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहेगा। तो फिर इसको इसकी ठीक जगह वापस किसने सरकाया? क्या तुमने? नहीं साहब, पार्कर ने कहा। मैं तो मालिक को देखकर उस सबसे वैसे ही बहुत परेशान था। पॉयरो ने निगाहें मेरी तरफ घुमाई। क्या आपने डॉक्टर साहब? मैंने नामे सिर हिला दिया। जब मैं पुलिस के साथ आया तो वो वापस अपनी जगह पर थी, इतनी बात तो पक्की है, पार्कर ने कहा। यह बात काफी अजीब है, पॉयरो ने फिर से कहा। हो सकता है रेमंड या ब्लंट ने इसे पीछे सरका दिया हो। निश्चय ही ये बात कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने कहा। यह बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है और इसीलिए यह इतनी दिलचस्प है, पॉयरो ने कहा। मैं 1 मिनट में आता हूं, कर्नल मेलरोज ने कहा और पार्कर को साथ लेकर कमरे से बाहर चला गया। मैंने पूछा, क्या आपके ख्याल से पार्कर सच बोल रहा है? कुर्सी के बारे में हां, बाकी मैं नहीं जानता। इस तरह के मामलों से मेरा बहुत वास्ता पड़ता रहता है और इसलिए मैं जानता हूं कि ये सब एक बात में एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। और वो बात क्या है? मैंने उत्सुकता से पूछा। इससे जुड़े हर आदमी के पास छिपाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर होता है। क्या मेरे पास भी है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। पॉयरो ने ध्यान से मुझे देखा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मेरा ख्याल है कि क्या आपने मुझे इस युवक रॉल्फ पैटन के बारे में सब कुछ बता दिया है जो आप जानते हैं? मेरे चेहरे को लाल होते देख वो मुस्कुराया। अरे डरिए मत, मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगा। वक्त के साथ मैं पता कर ही लूंगा। अपनी उलझन को बचाने के लिए मैंने जल्दी से कहा, मेरी इच्छा है कि आप अपने तरीकों के बारे में मुझे कुछ बताएं। मिसाल के लिए वो आग वाली बात। अरे वो तो बहुत आसान था। आप मिस्टर एक्रॉयड से विदा लेते हैं 9 बजने में 10 मिनट पर, ठीक? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। अब देखिए, उस समय खिड़की बंद है, उसमें चिटखनी लगी है और दरवाजे में चाबी नहीं लगी है। 10:15 बजे जब लाश का पता चलता है तो दरवाजा बंद है, उसमें चाबी लगी है और खिड़की खुली है। किसने खोली वो खिड़की? निश्चय ही मिस्टर एक्रॉयड ने ऐसा किया होगा, और वो भी इन 2 में से किसी एक कारण के वजह से। या तो कमरा बहुत गर्म होकर बर्दाश्त के बाहर हो गया होगा, लेकिन चूंकि आग करीब बुझ चुकी थी और कल रात तापमान अचानक तेजी से कम हुआ था, इसलिए ये कारण नहीं हो सकता। या फिर इसलिए कि उन्होंने उस रास्ते से किसी को कमरे के अंदर आने दिया, और अगर उन्होंने उसे अंदर आने दिया तो वो निश्चय ही ऐसा आदमी रहा होगा जिसे वे अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि इससे पहले वे इसी खिड़की के बारे में अपनी बेचैनी जाहिर भी कर चुके थे। सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, मैंने कहा। अगर आप तथ्यों को क्रमवार सजा दें तो सब कुछ सीधा और सरल हो जाता है। अब हमारी दिलचस्पी उस आदमी में है जो कल रात 9:30 बजे उनके साथ था। हर चीज ये दिखा रही है कि उसी आदमी को खिड़की से अंदर दाखिल करवाया गया था, और हालांकि मिस्टर एक्रॉयड को उसके बाद फ्लोरा ने जीवित देखा था, हम इस रहस्य को हल करने की तरफ तब तक नहीं बढ़ सकते जब तक कि हम ये ना जाने कि वो आने वाला कौन था। खिड़की उसके जाने के बाद भी खुली छोड़ दी गई हो सकती है और इस तरह हत्यारे को अंदर आने का मौका मिल गया, या फिर हो सकता है वही आदमी दोबारा लौट कर आया। आहा, ये रहे कर्नल जो वापस लौट आए हैं। कर्नल मेलरोज का रंग ढंग काफी जीवंत सा था। आखिरकार उस टेलीफोन का पता चल गया है। वो यहां से नहीं किया गया था। वो कॉल डॉक्टर शेपर्ड को कल रात 10:15 बजे किंग्स एबट स्टेशन के पब्लिक टेलीफोन बूथ से की गई थी, और 10:23 पर रात को डाक गाड़ी लिवरपूल के लिए रवाना होती है। अध्याय 8। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। मैंने कहा, निश्चय ही आप स्टेशन पर पूछताछ तो करेंगे ही। बिल्कुल, लेकिन मैं नतीजे के बारे में कुछ नहीं कह सकता। आप तो जानते ही हैं स्टेशन का क्या हाल है। मैं जानता था। किंग्स एबट बस एक गांव है
लेकिन उसका रेलवे स्टेशन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जंक्शन है। ज़्यादातर बड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां वहां रुकती हैं और गाड़ियों की शंटिंग होती है। डिब्बे जोड़े घटाए जाते हैं और उन्हें दोबारा से तैयार भी किया जाता है। वहां 2 या 3 पब्लिक टेलीफोन बूथ हैं। रात के उस समय पर 3 लोकल गाड़ियां एक दूसरे के बाद आती हैं ताकि सवारियां नॉर्थ की तरफ जाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी पकड़ सकें। ये गाड़ी 10:19 पर आती है और 10:23 पर छूटती है। उस समय सारी जगह में एक हलचल सी मची रहती है और इस बात की संभावना बहुत कम होती है कि किसी खास आदमी को फोन करते या गाड़ी पर सवार होते देखा गया हो। मेलरोज कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन टेलीफोन किया ही क्यों जाना था? मुझे यही बात बड़ी अजीब और अनोखी लग रही है। इसमें कोई तुक नहीं है। पॉयरो ने किताबों की एक अलमारी पर चीनी मिट्टी के सजावटी सामान को सावधानी से ठीक किया। फिर उसने पीछे देखते हुए कहा, यकीन जानिए, कारण जरूर था। लेकिन क्या कारण रहा होगा? जब वो कारण हमें पता चल जाएगा तो सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये मामला बड़ा ही अजीब और दिलचस्प है। जिस तरह उसने वो आखिरी बात कही उसमें कुछ ऐसा था जो बयान नहीं किया जा सकता था। मुझे लगा कि वो मामले को अपने ही किसी खास नजरिए से देख रहा था और वो क्या देख रहा था ये मैं बिल्कुल नहीं जान सकता था। वो खिड़की के पास चला गया और बाहर देखता हुआ वहीं खड़ा रहा। फिर उसने सवाल किया, डॉक्टर शेपर्ड, आप कहते हैं कि जब आप फाटक के बाहर इस अजनबी से मिले तो उस समय 9 बजे थे। जी हां, मैंने कहा। मैंने चर्च की घड़ी को घंटा बजाते सुना था। उसे इस मकान तक पहुंचने में मतलब इस खिड़की तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, और अगर वो ड्राइव के दाहिनी तरफ वाला रास्ता ले और सीधा यहां आए तो 2 या 3 मिनट। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे रास्ते का पता होना चाहिए। मैं अपनी बात कैसे समझाऊं? इसका मतलब होगा कि वो पहले यहां आ चुका था, यानी उसे इस इलाके की जानकारी थी। जी हां, बिल्कुल ठीक जवाब मेलरोज ने दिया। तो बेशक हम पता लगा सकते हैं कि पिछले पूरे हफ्ते के दौरान मिस्टर एक्रॉयड से कोई अजनबी मिलने आया था या नहीं। ये बात तो रेमंड बता देगा, मैंने कहा। या फिर पार्कर? कर्नल मेलरोज ने कहा। दोनों को ही बुला लेते हैं, पॉयरो ने मुस्कुराते हुए कहा। कर्नल मेलरोज रेमंड की तलाश में गया और मैंने एक बार फिर पार्कर के लिए घंटी बजा दी। जल्दी ही मेलरोज उस युवा सेक्रेटरी के साथ लौट आया जिसे उसने पॉयरो से परिचित करवाया। जेफरी रेमंड हमेशा की तरह तरोताज़ा और जिंदा दिल था। पॉयरो से मिलने पर वो थोड़ा चकित और थोड़ा खुश लगा। मिस्टर पॉयरो, हमें यह पता ही नहीं था कि आप इस तरह छिपकर हम लोगों के बीच रह रहे थे, वो बोला। आपको काम करते देखना बड़े ही सौभाग्य की बात होगी। अरे ये क्या है? पॉयरो दरवाजे के ठीक बाईं तरफ खड़ा था। अब वो अचानक एक साइड हो गया और मैंने देखा कि जिस बीच मेरा रुख दूसरी तरफ रहा होगा उसने उस हत्थे वाली कुर्सी को तेजी से बाहर खींच लिया होगा जब तक कि वो उस जगह नहीं आ गई होगी जो पार्कर ने बताई थी। रेमंड ने मजाकिया अंदाज में पूछा, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं उस कुर्सी पर बैठूं ताकि आप मेरे खून की जांच के लिए नमूना ले सकें? इरादा क्या है आपका? मिस्टर रेमंड, ये कुर्सी बाहर को खींची रखी थी इस तरह कल रात जब मिस्टर एक्रॉयड मरे हुए पाए गए थे। किसी ने वापस इसे इसकी जगह सरका दिया था। क्या आपने ऐसा किया था? सेक्रेटरी का जवाब आने में एक पल भी नहीं लगा। जी नहीं, मैंने नहीं सरकाई। मुझे तो ये भी याद नहीं कि ये इस जगह थी, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो जरूर होगी। हो सकता है किसी और ने इसे वापस इसकी सही जगह खिसका दिया हो। क्या ऐसा करने से कोई सुराग नष्ट हो गया? बड़ा बुरा हुआ। अरे नहीं नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है, पॉयरो ने कहा। कोई भी महत्व नहीं है। जो मैं सचमुच आपसे पूछना चाहता हूं मिस्टर रेमंड, वो ये है कि क्या इस बीते हफ्ते के दौरान कोई अजनबी मिस्टर एक्रॉयड से मिलने आया था? सेक्रेटरी ने 1-2 मिनट सोचा और इसी बीच पार्कर भी वहां आ पहुंचा। जी नहीं, आखिरकार रेमंड ने कहा, मुझे तो कोई याद नहीं आ रहा। क्या तुम बता सकते हो पार्कर? क्या इस हफ्ते मिस्टर एक्रॉयड से मिलने कोई अजनबी आया था? बटलर ने 1-2 मिनट सोचने के बाद कहा, एक युवक बुधवार को आया था साहब।
वो कर्टिस एंड ट्राउट से आया था, जैसा कि उसकी बातों से मुझे पता चला था। रेमंड ने हाथ हिलाकर उसकी बात को जैसे किनारे कर दिया। अरे हाँ, याद आया, लेकिन इनका मतलब उस किस्म के अजनबी से नहीं था। इतना कहकर वो पॉयरो की तरफ मुड़ा और उससे बोला, मिस्टर एक्रॉयड के मन में एक डिक्टाफोन खरीदने का विचार था, जिसमें वे पत्र या दूसरी बातें रिकॉर्ड कर सकें। इससे हमें कम समय में ज्यादा काम निपटाने की सुविधा हो जाती। जिस कंपनी का नाम इन्होंने लिया उसने अपना प्रतिनिधि भेजा था, लेकिन उससे बात नहीं बनी। मिस्टर एक्रॉयड उसे खरीदने का मन नहीं बना सके थे। अब पॉयरो बटलर की तरफ मुड़ा। पार्कर, क्या तुम उस युवक का हुलिया मुझे बता सकते हो? जी, वो छोटे कद का था, हल्के रंग के बालों वाला, नीले सर्ज के सूट को बड़े ही सलीके से पहने हुए था। अपनी हैसियत के हिसाब से काफी चुस्त और सजीला लग रहा था। फिर पॉयरो मेरी तरफ मुड़ा। आप जिस आदमी से फाटक के बाहर मिले थे डॉक्टर, वो तो लंबा था ना? जी हाँ, मैंने कहा, करीब 6 फुट का रहा होगा मेरे ख्याल से। फिर इस बात का कोई मतलब नहीं है, पॉयरो ने कहा। शुक्रिया पार्कर। बटलर ने रेमंड से कहा, सर, मिस्टर हैमंड अभी अभी आए हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या वे कोई मदद कर सकते हैं, और वे आपसे 1-2 बातें भी करना चाहते हैं। ठीक है, चलो, मैं फौरन चलता हूं, रेमंड ने कहा और जल्दी से बाहर चला गया। पॉयरो ने चीफ कांस्टेबल की तरफ सवालिया नजरों से देखा। मिस्टर हेमंड इनके पारिवारिक वकील हैं मिस्टर पॉयरो, मेलरोज ने उसे बताया। पॉयरो बुदबुदाया, मिस्टर रेमंड के लिए ये काफी भाग दौड़ का समय है। देखने से ही काफी कुशल लगता है वो। जी हाँ, मेरे ख्याल से मिस्टर एक्रॉयड उसे एक काबिल सेक्रेटरी मानते थे। वो यहाँ कितने दिन से है? मेरे ख्याल से करीब 2 साल तो हो गए होंगे। अपना काम वो बड़ी निष्ठा से करता है, ये मुझे पक्का विश्वास है। लेकिन वो दिल कैसे बहलाता है? क्या उसे कुछ खेलों वगैरह में दिलचस्पी है? पॉयरो के इस सवाल पर कर्नल मेलरोज ने मुस्कुराते हुए कहा, प्राइवेट सेक्रेटरी को उस तरह के दिल बहलाव के लिए ज्यादा समय नहीं मिलता। मेरे ख्याल से रेमंड सिर्फ गोल्फ खेलता है और गर्मियों में टेनिस। क्या वो रेस के मैदान पर नहीं जाता? मेरा मतलब है घुड़दौड़ वाले? पॉयरो ने पूछा। जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसे घोड़ों की दौड़ में कोई दिलचस्पी है। पॉयरो ने सिर हिलाया और ऐसा लगा कि रेमंड में उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई है। फिर उसने स्टडी में चारों तरफ नजर दौड़ाई। मेरे ख्याल से यहाँ जो कुछ देखने लायक था वो मैंने देख लिया है। क्या आप कुछ और भी देखना चाहेंगे मिस्टर पॉयरो? मेलरोज ने सवाल किया। आप शायद मुझे वो सिल्वर टेबल दिखाने की कृपा करेंगे जिससे हथियार उठाया गया था। उसके बाद मैं आपको और कष्ट नहीं दूंगा। हम लोग वहां से निकलकर ड्राइंग रूम में आ गए, लेकिन रास्ते में हवलदार ने कर्नल को रोक लिया और दबी आवाज में उससे कुछ बातें करने के बाद कर्नल ने हमसे माफी मांगी और हमें छोड़कर चला गया। मैंने पॉयरो को सिल्वर टेबल दिखाई और ढक्कन को एक आध बार उठाकर और हाथ से छोड़कर उसने खिड़की को खोला और बाहर टेरेस पर चला गया। मैं उसके पीछे पीछे बाहर निकल आया। उसी समय इंस्पेक्टर रेगलान मकान के कोने से मुड़कर हमारी तरफ आ रहा था। उसका चेहरा काफी गंभीर और संतुष्ट लग रहा था। तो आप यहाँ हैं मिस्टर पॉयरो, उसने कहा। खैर, ये कोई बड़ा मामला नहीं लग रहा। मुझे भी अफसोस है, अच्छा खासा युवक भटक गया। पॉयरो का चेहरा उतर गया और उसने बड़ी नरमी से बात की। तो मेरा ख्याल है मैं आपकी ज्यादा मदद करने के लायक नहीं हो पाऊंगा। इंस्पेक्टर ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, शायद अगली बार। हालांकि दुनिया के इस छोटे से शांत कोने में हमारा पाला हत्याओं से अक्सर नहीं पड़ता है। पॉयरो की नजरों में प्रशंसा का भाव आ गया। उसने कहा, आपने कमाल की तेजी दिखाई है। अब ठीक ठीक काम कैसे करते हैं ये बताएंगे जरा? जरूर, इंस्पेक्टर ने कहा। पहली चीज है कायदा। मैं हमेशा यही कहता हूं, कायदे से चलना चाहिए। हाँ, पॉयरो ने आवाज ऊंची करते हुए कहा, मेरा भी वही उसूल है। कायदा, व्यवस्था और वो छोटी छोटी कोशिकाएं। कोशिकाएं? इंस्पेक्टर ने घूरते हुए कहा। दिमाग की छोटी छोटी कोशिकाएं, पॉयरो ने सफाई दी। हाँ, दिमाग की कोशिकाएं। मेरे ख्याल से हम सभी उनका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, करते तो सभी हैं, लेकिन कोई थोड़ा कम और कोई थोड़ा ज्यादा।
पॉयरो बुदबुदाया। और फिर उनमें गुण के हिसाब से अंतर भी तो होता है, फिर अपराध का मनोविज्ञान भी होता है, उसका भी अध्ययन होना चाहिए। ओहो, इंस्पेक्टर बोला, तो आप भी इस मनोविज्ञान के विचार के काटे हुए हैं। देखिए भाई, मैं तो सीधा साधा आदमी हूं। पॉयरो ने हल्का सा झुकते हुए उसे बीच में ही टोका। मुझे पूरा विश्वास है इस बात से मिसेस रेगलान शायद सहमत नहीं होंगी। थोड़ा चकित होकर इंस्पेक्टर रेगलान बोला, आप समझे नहीं, हे भगवान, भाषा से कितना फर्क पड़ जाता है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं कैसे काम शुरू करता हूं। सबसे पहले तो कायदा। मिस्टर एक्रॉयड को आखिरी बार जिंदा उनकी भतीजी ने देखा 9:45 बजे। ये है पहला तथ्य, ठीक है ना? फिर डॉक्टर साहब का कहना है कि 10:30 बजे मिस्टर एक्रॉयड को मरे कम से कम आधा घंटा हो गया था। आप अपनी बात पर कायम है ना डॉक्टर? जी हाँ, बिल्कुल, मैंने कहा। आधा घंटा या उससे कुछ ज्यादा? बढ़िया। इससे हमारे सामने बस 15 मिनट का समय ऐसा बचता है जिस बीच ये जुर्म हुआ होगा। मैंने घर के सब लोगों की सूची बनाई और एक एक करके सबको चेक किया और उनके नामों के सामने ये लिख दिया कि 9:45 से 10 बजे के बीच वे कहाँ थे और क्या कर रहे थे। इतना कहकर उसने पॉयरो को कागज का एक पन्ना थमा दिया। उस पर साफ सुथरी लिखावट में ये लिखा था, मेजर ब्लंट बिलियर्ड रूम में मिस्टर रेमंड के साथ थे। मिस्टर रेमंड ने पुष्टि की। नंबर 2, मिस्टर रेमंड बिलियर्ड रूम में थे। मिसेस एक्रॉयड 9:45 बजे बिलियर्ड का मैच देख रही थीं। 9:55 पर सोने गईं। रेमंड और ब्लंट ने उन्हें ऊपर देखा। मिस एक्रॉयड अपने अंकल के कमरे से सीधे ऊपर गईं। पार्कर और नौकरानी एल्सी डेल ने पुष्टि की। नौकर पार्कर सीधा बटलर के भंडार में गया। घर की प्रबंधिका मिस रसेल ने पुष्टि की, जो 9:47 पर उससे कुछ बात करने नीचे उतरी और कम से कम 10 मिनट तक वहां रुकी। मिस रसेल, ऊपर देखें। नौकरानी एल्सी डेल से ऊपर 9:45 पर बात की। उर्सुला बॉन्ड, नौकरानी 9:55 तक अपने कमरे में थी, फिर नौकरों के कमरे में। मिसेस कूपर, बावर्चिन, नौकरों के कक्ष में थी। एल्सी डेल ऊपर सोने के कमरे में थी। वहां मिस रसेल और मिस एक्रॉयड ने उसे देखा। मैरी थ्रिप, रसोई की सहायिका, नौकरों के कक्ष में थी। फिर उसने कहा, बावर्चिन यहां 7 साल से है, जो परिचारिका है वो 1.5 साल से, और पार्कर साल भर से भी कुछ अधिक समय से। बाकी सब नए हैं। पार्कर के बारे में कुछ गड़बड़ी के अलावा बाकी सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। पॉयरो ने कागज उसे वापस लौटाते हुए कहा, बहुत कमाल की लिस्ट है। मुझे पूरा विश्वास है पार्कर ने हत्या नहीं की। मैंने बीच में ही उसे टोकते हुए कहा, मेरी बहन भी ऐसा ही सोचती है और वो आमतौर पर सही होती है। लेकिन किसी ने मेरी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इंस्पेक्टर ने अपनी बात जारी रखी, इससे घर के सभी लोग काफी कारगर ढंग से निपट जाते हैं। अब हम एक गंभीर बिंदु पर आते हैं। लॉज पर जो औरत है, मैरी ब्लैक, वो कल रात पर्दे खींच रही थी जब उसने रॉल्फ पैटन को फाटक के अंदर आकर मकान की तरफ जाते देखा। मैंने तीखे स्वर में पूछा, उसे इस बात का पक्का यकीन है? काफी पक्का। वो रॉल्फ को अच्छी तरह पहचानती है। वो तेजी से वहां से निकला और फिर दाएं हाथ वाले रास्ते पर मुड़ गया, जो टेरेस तक जाने का छोटा रास्ता है। और ये कितने बजे की बात है? पॉयरो ने पूछा, जो अब तक भावरहित चेहरा लिए बैठा था। ठीक 9:25, इंस्पेक्टर ने कहा। सब कुछ बिल्कुल साफ है, इंस्पेक्टर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। बिना किसी गलती के हर चीज का मेल बैठ जाता है। 9:25 पर कैप्टन पैटन लॉज के पास से गुजरते देखा जाता है। 9:30 या उसके आसपास रेमंड यहां अंदर किसी को पैसा मांगते और मिस्टर एक्रॉयड को इनकार करते सुनता है। इसके बाद क्या होता है? कैप्टन पैटन उसी रास्ते से चला जाता है, खिड़की से होकर। वो नाराज और परेशानी की हालत में टेरेस पर टहलता है। फिर वो ड्राइंग रूम की खुली खिड़की पर आता है। अब तक 9:45 बज चुके हैं। मिस फ्लोरा एक्रॉयड अपने अंकल को गुड नाइट कह रही हैं। मेजर ब्लंट, मिस्टर रेमंड और मिसेस एक्रॉयड बिलियर्ड रूम में हैं। ड्राइंग रूम खाली है। वो चुपके से अंदर दाखिल होता है।
सिल्वर टेबल से कटार लेता है और स्टडी की खिड़की पर वापस आ जाता है। फिर वो अपने जूते उतार देता है, चढ़कर अंदर जाता है और बाकी की बात तो खैर आप सब जानते ही हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा ब्यौरे में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो दोबारा चुपके से बाहर आता है और चला जाता है। सराय वापस लौटने की उसकी हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो सीधे स्टेशन का रास्ता पकड़ता है और वहां से फ़ोन करता है। लेकिन उसे फ़ोन करने की ज़रूरत क्यों थी? पॉयरो ने धीमे से पूछा। मैं इस हस्तक्षेप पर चौंक पड़ा। वो छोटा सा आदमी आगे को झुका हुआ था। उसकी आंखें एक अजीब सी हरी रोशनी से चमक रही थीं। इंस्पेक्टर रेगलान उसके इस सवाल से चकित रह गया। फिर कुछ सोचते हुए उसने कहा, ये बताना तो मुश्किल है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन हत्यारे अजीब अजीब काम करते हैं। अगर आप पुलिस में होते तो आपको भी ये बात पता होती। कितने ही बड़े बड़े चालाक लोग भी कभी कभी बेवकूफ़ी कर बैठते हैं। लेकिन आइए, मैं आपको पैरों के वो निशान दिखाता हूं। हम उसके पीछे पीछे टेरेस के कोने से घूमकर स्टडी की खिड़की तक गए। रेगलान के कहने पर पुलिस के एक हवलदार ने वे जूते पेश किए जो सराय से बरामद किए गए थे। इंस्पेक्टर ने उन्हें निशानों पर रख दिया। फिर उसने भरोसे के साथ कहा, ये वही है। कहने का मतलब ये है कि ये वही जोड़ा नहीं है जिसने सचमुच ये निशान छोड़े हैं। उन्हें तो वो पहन कर गया। ये जोड़ा ठीक वैसा ही है, लेकिन और ज्यादा पुराना। ये देखिए, नीचे के गुटके कैसे घिस गए हैं। लेकिन निश्चित रूप से बहुत से लोग ऐसे जूते पहनते होंगे जिनके नीचे रबर के गुटके लगे हों, पॉयरो ने कहा। हाँ, ये तो है, इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन मैं पैरों के निशानों पर इतना जोर नहीं देता अगर बाकी सब बातें भी मैच नहीं कर रही होती। पॉयरो ने कुछ सोचते हुए कहा, यह कैप्टन रॉल्फ पैटन बड़ा ही बेवकूफ है जो अपनी मौजूदगी के इतने सारे सबूत छोड़ गया है। इंस्पेक्टर ने कहा, वो सूखी अच्छी रात थी, आपको तो पता ही है। उसने टेरेस पर या रोड़ी वाले रास्ते पर कोई निशान नहीं छोड़े, लेकिन दुर्भाग्य से ड्राइव से आने वाले रास्ते के आखिर में कहीं पानी पड़ा होगा। ये देखिए, कुछ फुट दूरी पर एक छोटा सा रोड़ीदार रास्ता टेरेस से आ मिला था। एक जगह उसके खत्म होने से पहले जमीन काफी गीली थी। इस गीली जगह को पार करते हुए फिर पैरों के कुछ निशान दिख रहे थे और उनमें रबड़ के गुटकों वाले जूते। पॉयरो कुछ दूरी तक उस रास्ते पर इंस्पेक्टर के साथ आगे बढ़ा। फिर उसने अचानक कहा, आपने औरतों के पैरों के निशानों पर ध्यान दिया? इंस्पेक्टर हंस पड़ा। जी हाँ, बिल्कुल दिया, लेकिन कई अलग अलग औरतें इस तरफ से गुजरी हैं और आदमी भी। बात यह है कि ये मकान की तरफ आने वाला छोटा रास्ता है, इसलिए सारे पैरों के निशानों को छांटना असंभव होगा। जो पैरों के निशान खिड़की की मुंडेर पर हैं, दरअसल वही सबसे महत्वपूर्ण है। पॉयरो ने सिर हिला दिया। जैसे ही हम ड्राइव के निकट पहुंचे, इंस्पेक्टर ने कहा, अब आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। यहां से फिर रोड़ीदार रास्ता है और बहुत ही सख्त है। पॉयरो ने एक बार फिर से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें बाग में बने एक छोटे से घर पर जा टिकीं। ये एक किस्म का बड़ा ही उम्दा समर हाउस था। वो रास्ते के बाएं हाथ को हमसे कुछ दूरी पर था और एक रोड़ीदार पगडंडी वहां तक जाती थी। पॉयरो तब तक वहीं रुका रहा जब तक कि इंस्पेक्टर वापस मकान की तरफ नहीं चला गया। फिर उसने मेरी तरफ देखा। आंखों में चमक लाते हुए वो बोला, आपको जरूर ईश्वर ने मेरे दोस्त हेस्टिंग्स की जगह भेजा होगा। मैं देख रहा हूं कि आप कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ते। तो क्या ख्याल है डॉक्टर शेपर्ड, हम इस समर हाउस को देखें? ये मुझे बड़ा दिलचस्प लग रहा है। हम दरवाजे तक गए और उसने उसे खोल दिया। अंदर काफी अंधेरा था। एक दो बेकार सी कुर्सियां पड़ी थीं, क्रोके खेलने का सामान और कुछ बंद करके रखी गई डेक कुर्सियां। मैं अपने नए दोस्त की हरकत को देखकर अचानक चौंक गया। वो घुटने और हाथ टेक कर फर्श पर इधर से उधर रेंग रहा था। बीच बीच में वो रुकता, इस तरह सिर हिलाता मानो संतुष्ट ना हुआ हो, फिर आगे बढ़ जाता। आखिरकार काफी देर बाद वो अपनी एड़ियों पर पीछे को बैठ गया। फिर बुदबुदाया, नहीं नहीं, खैर शायद इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उससे बहुत फर्क पड़ता। फिर उसने अपनी बात रोक दी और उसका शरीर अचानक सख्त हो गया। उसने उन बेकार सी कुर्सियों में से एक की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसको एक तरफ से कुछ अलग करके खींच लिया। मैं उत्साह से चिल्लाया, क्या वहां कुछ है? आपको कुछ मिला?
वो मुस्कुराया और उसने अपनी मुट्ठी खोल दी ताकि मैं देख सकूं कि उसकी हथेली पर क्या रखा था। कड़े सफेद सूती कपड़े का एक टुकड़ा। मैंने उसके हाथ से वो टुकड़ा ले लिया और उत्सुकता से उसे देखकर फिर उसे वापस लौटा दिया। आपके ख्याल से ये क्या है? उसने मुझसे पूछा। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, शायद किसी रुमाल से फटा हुआ कोई टुकड़ा। वो फिर लपका और उसने एक पंख की छोटी सी डंडी उठाई। देखने में ये बत्तख के पंख की डंडी लग रही थी। फिर उसने विजयी भाव से कहा, और ये, इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं बस देखता ही रह गया। उसने पंख की डंडी अपनी जेब के हवाले की और सफेद कपड़े के टुकड़े को फिर से देखा। फिर कुछ सोचते हुए बोला, रुमाल का टुकड़ा, शायद आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन याद रखिए, अच्छी लॉन्ड्री कभी रुमाल में कलफ नहीं लगाती। इतना कहकर उसने विजयी भाव से मुझे देखते हुए सिर हिलाया, फिर उस टुकड़े को बड़ी ही सावधानी से अपने पर्स में रख लिया। अध्याय 9। हम साथ साथ चलते हुए मकान तक वापस आए। इंस्पेक्टर का कोई अता पता नहीं था। पॉयरोट टेरेस पर रुक गया और मकान की तरफ पीठ किए अपना सिर धीरे धीरे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं घुमाने लगा। फिर बड़े प्रशंसा भरे स्वर में बोला, बहुत सुंदर जगह है, इसका वारिस कौन होगा? उसके शब्दों से मुझे एक झटका सा लगा। अजीब बात है, लेकिन उस पल तक उत्तराधिकार का सवाल मेरे दिमाग में ही नहीं आया था। पॉयरो ने पैनी नजरों से मुझे देखा, फिर बोला, आपके लिए यह नया विचार है, इससे पहले आपने इसके बारे में नहीं सोचा था, है ना? जी नहीं, मैंने कहा, लेकिन काश मैंने सोचा होता। उसने फिर से मुझे उत्सुक निगाहों से देखा। बोला, मैं यही सोच रहा हूं कि ये कहकर आप क्या कहना चाहते हैं? और जैसे ही मैं बोलने को हुआ, उसने कहा, नहीं नहीं, बेकार है, आप मुझे अपना असली ख्याल नहीं बताएंगे। हर एक के पास छिपाने को कुछ ना कुछ होता ही है। मैंने उसी की बात पलटकर उसके मुंह पर मार दी। जी हां, बिल्कुल। आप अब भी यही विश्वास करते हैं? पहले से कहीं ज्यादा मेरे दोस्त, लेकिन हरक्यूल पॉयरो से बातें छिपाना आसान नहीं है। उसके पास सब कुछ पता लगाने का जुगाड़ है। बोलते बोलते वो बाग की सीढ़ियां उतर गया। मैं उसके पीछे पीछे गया। वो मुझे बाएं हाथ को जा रहे एक रास्ते पर ले गया जिसके दोनों तरफ झाड़ियां थी। बीच में एक पैदल चलने का रास्ता था जिसके दोनों तरफ फूलों की क्यारियां थी, और अंत में एक गोल पक्का घिरा हुआ स्थान जहां बैठने के लिए सीट थी, और एक तालाब जिसमें सुनहरी और रंग बिरंगी सजावटी मछलियां तैर रही थीं। इस रास्ते पर अंत तक जाने की बजाय पॉयरो ने एक दूसरा रास्ता पकड़ा जो घूमता हुआ पेड़ों से भरी ढलान तक ले जाता था। एक जगह पर पेड़ों को साफ करके बैठने का इंतजाम किया गया था। वहां बैठकर आसपास के इलाके का बहुत ही सुंदर नजारा नजर आता था, और नीचे की तरफ सामने ही वो पक्का घिरा हुआ स्थान और मछलियों का तालाब भी नजर आता था। चारों तरफ नजरें घुमाते हुए पॉयरो ने कहा, इंग्लैंड बहुत खूबसूरत है, और यही अंग्रेज लड़कियों के बारे में भी कहा जा सकता है। जरा नीचे आ रही उस सुंदर युवती को देखिए। मैंने उधर देखा और मुझे फ्लोरा एक्रॉयड नजर आई। वो उसी रास्ते पर चली आ रही थी जिसे हमने कुछ देर पहले छोड़ा था। वो कोई गीत गुनगुना रही थी। उसके कदम चलने की बजाय जैसे नाच रहे थे, और उसके काले लिबास के बावजूद उसके पूरे रवैये में खुशी के अलावा और कुछ नहीं था। चलते चलते वो एक बार नाच करने की मुद्रा में गोल घूमी और फिर जोर से हंस पड़ी। तभी एक आदमी पेड़ों के बीच से बाहर निकल आया। वो हेक्टर ब्लंट था। फ्लोरा चौंक पड़ी। उसके चेहरे के भाव बदल गए। आपने तो मुझे चौंका दिया, मैंने आपको देखा ही नहीं था। ब्लंट बिना कुछ बोले 1-2 मिनट उसको देखता रहा। फ्लोरा फिर से बोली, आपकी जो बात मुझे पसंद है वो आपकी जिंदा दिली है। मुझे लगा कि इस बात पर ब्लंट का धूप में तपा चेहरा लाल हो गया। जब वो बोला तो उसकी आवाज सुनने में बिल्कुल अलग सी थी। उसमें एक अजीब सी विनम्रता थी। मैं बातें करने का कभी बहुत आदी नहीं रहा। जब मैं जवान था तब भी। वो तो बहुत समय पहले की बात होगी मेरे ख्याल से, फ्लोरा ने कहा।
मैंने उसकी आवाज़ में छिपे मजाक को पकड़ लिया, लेकिन मेरे ख्याल से ब्लंट नहीं पकड़ पाया। उसने सीधे सादे ढंग से कहा, हाँ, बहुत साल पहले की बात है। तो बाइबल के बूढ़े मैथुसलाह जैसा होना कैसा लगता है? फ्लोरा ने फिर से पूछा। इस बार उसकी हंसी ज्यादा जाहिर थी, लेकिन ब्लंट अपने ही ख्यालों में खोया था। उस बंदे की याद है जिसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी थी ताकि वो फिर से जवान हो सके। उसके बारे में एक नाटक भी है। आपका मतलब है फादिस्ट? हाँ, वही बंदा। बढ़िया कहानी है। अगर हम कर पाते तो हम में से कुछ लोग जरूर ऐसा करते। फ्लोरा आधे खींचे आधे हंसी भरे अंदाज में बोली, कोई आपको बात करते सुने तो यही सोचेगा कि आपने कब्र में पैर लटका रखे हैं। 1-2 मिनट तक ब्लंट कुछ नहीं बोला। फिर उसने फ्लोरा से नजरें हटाकर कहीं दूर गड़ा दी और जैसे पास खड़े पेड़ को संबोधित करते हुए कहा कि वक्त आ गया था जब उसे अफ्रीका लौट जाना चाहिए। क्या आप किसी नए अभियान पर जा रहे हैं, शिकार करने? हॉल में जो सिर लगा है उसका शिकार आप ही ने किया था ना? ब्लंट ने सिर हिलाकर हामी भरी। फिर एक झटके से बोला, अगर तुम्हें कुछ अच्छी खालें चाहिए तो बताना, मैं तुम्हें लाकर दूंगा। ओह जरूर जरूर, आप सचमुच लाएंगे ना? भूलेंगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं भूलूंगा, हेक्टर ब्लंट ने कहा। फिर सहसा दिल खोलकर बात करने के अंदाज में उसने आगे कहा, अब समय आ गया है कि मैं चला जाऊं। इस तरह की जिंदगी में मैं अटता नहीं हूं। वैसे तौर तरीके मेरे पास नहीं है। मैं रूखा खुरदुरा आदमी हूं, सभा सोसाइटी के किसी काम का नहीं। जो बातें लोग उम्मीद करते हैं कि कहनी चाहिए, मैं उन्हें याद ही नहीं रख पाता। इसलिए लगता है कि मुझे चले ही जाना चाहिए। लेकिन आप तुरंत तो नहीं जा रहे हैं ना? फ्लोरा चिल्लाई। इस समय जब हम इस मुसीबत में फंसे हुए हैं। ओह प्लीज, अगर आप चले गए तो। उसने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी। क्या तुम चाहती हो कि मैं रुकूं? ब्लंट ने धीरे से पूछा। हम सब यही चाहते हैं। मेरा मतलब तुमसे था, सिर्फ तुमसे। ब्लंट ने सीधी बात की। फ्लोरा वापस घूमी और उसने ब्लंट की आंखों में झांका। मैं चाहती हूं कि आप रुकें, अगर मेरे ऐसा कहने से आपको फर्क पड़ता है तो। इससे सारा फर्क पड़ता है, ब्लंट ने कहा। पल भर के लिए वहां खामोशी छा गई। वे मछलियों के तालाब के पास पत्थर की बेंच पर बैठ गए। लगता था कि दोनों ही ये नहीं समझ पा रहे थे कि आगे क्या कहें। आखिरकार फ्लोरा ने कहा, यह कितनी प्यारी सुबह है। पता है, मैं अपनी खुशी रोक ही नहीं सकी, इसके बावजूद कि शायद ये बुरी बात है। नहीं, ये काफी कुदरती है, ब्लंट ने कहा। तुम अपने अंकल से 2 साल पहले ही तो मिली हो। उससे पहले तो तुमने कभी उन्हें देखा भी नहीं था। कोई तुमसे बहुत दुख मनाने की उम्मीद नहीं कर सकता। इसलिए अच्छा है कि बेकार का नाटक ना किया जाए। आप काफी तसल्ली दे देते हैं, चीजों को कितना आसान बना देते हैं, फ्लोरा ने कहा। चीजें वैसे ही आसान होती हैं, यही कायदा है, उस बड़े शिकारी ने कहा। हमेशा ऐसा नहीं होता, फ्लोरा धीरे से बोली। ब्लंट ने गहरी निगाहों से उसकी ओर देखा और बोला, सुनो फ्लोरा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए उस लड़के के बारे में। मेरा मतलब है कि वो इंस्पेक्टर तो गधा है, हर कोई जानता है। ये बात कितनी बेतुकी है कि वो लड़का ऐसा कर सकता था। ये जरूर कोई बाहर का ही आदमी था, कोई चोर रहा होगा। मुझे तो यही समझ आता है। क्या तुम सचमुच ऐसा सोचते हो? फ्लोरा ने कहा। तुम ऐसा नहीं सोचती? ब्लंट ने तेजी से पूछा। मैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार फिर चुप्पी छा गई। फिर अचानक फ्लोरा जैसे फट पड़ी। मैं बताती हूं कि आज सुबह मैंने इतना खुश क्यों महसूस किया। चाहे आप मुझे कितना भी पत्थर दिल समझें, लेकिन मुझे आपको बताना ही है, क्योंकि वकील मिस्टर हैमंड ने हमें अंकल की वसीयत के बारे में बताया है। अंकल रॉजर मेरे लिए 20,000 पाउंड छोड़ गए हैं। जरा सोचिए, 20,000 पाउंड। ब्लंट हैरान नजर आया। क्या ये इतनी बड़ी बात है? इतनी बड़ी? अरे ये सबसे बड़ी बात है। आजादी, जिंदगी। अब कोई जरूरत नहीं हर वक्त हिसाब लगाते रहने की, प्लान बनाने की, झूठ बोलने की। झूठ बोलने की? ब्लंट ने उसे टोकते हुए कहा।
एक पल के लिए ऐसा लगा कि फ्लोरा को झटका सा लगा। फिर उसने कहा, मेरा मतलब था कि अमीर रिश्तेदार जो चीज़ें खैरात के तौर पर देते हैं उनके लिए झूठा आभार प्रकट करना, जैसे पिछले साल के कोट और कपड़े और दूसरी ऐसी ही चीज़ें। औरतों के लिबास के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन मुझे तो यही लगता है कि तुम हमेशा ठीक ठाक कपड़े पहनती हो, ब्लंट ने कहा। लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती है मुझे, फ्लोरा आहिस्ता से बोली। इन बेकार की बातों को क्यों किया जाए? मैं आज इतनी खुश हूं, जो चाहूं करने को आज़ाद हूं, और ना करने के लिए भी। क्या ना करने के लिए? ब्लंट ने तेजी से पूछा। कुछ नहीं, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। ब्लंट के हाथ में एक लंबी सी लकड़ी थी। वो उसे तालाब में डालकर किसी चीज़ को हिलाने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं मेजर ब्लंट? वहां नीचे पानी में कुछ चमक रहा है। मैं यही सोच रहा था कि ये क्या होगा। कोई सुनहरी सी चीज़ लगती है, लेकिन अब मिट्टी से पानी धुंधला हो गया है और वो नजर नहीं आ रही। शायद कोई सिक्का हो, फ्लोरा ने सुझाया। ब्लंट ने तालाब में एक कंकर फेंका। फिर अचानक उसके रंग ढंग में एक बदलाव दिखाई पड़ा। मिस एक्रॉयड, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? मेरा मतलब है पैटर्न के बारे में। मुझे मालूम है तुम कितनी परेशान होंगी। फ्लोरा ने ठंडी आवाज में कहा। शुक्रिया, करने को कुछ भी नहीं है। रॉल्फ को कुछ नहीं होगा। मैंने दुनिया के सबसे अद्भुत जासूस से इस बारे में कहा है और वे इस बारे में सब कुछ पता कर लेंगे। कुछ समय से मुझे कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही थी, खास तौर पर जहां हम बैठे थे उस जगह के बारे में। हम लोग कोई छिपकर उनकी बातें नहीं सुन रहे थे, क्योंकि अगर वे लोग जरा सा भी सिर ऊपर उठाकर देखते तो वे हमें देख सकते थे। इसके बावजूद मैंने हम दोनों की मौजूदगी जाहिर कर दी होती, लेकिन मेरे साथी ने मेरी बाह पर हाथ रखकर चेतावनी देते हुए मुझे रोक दिया। जाहिर है कि वो चाहता था हम खामोश रहें, लेकिन अब उसने चुस्ती से कदम उठाया। वो अपना गला खंखारता हुआ खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाकर बोला, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं मैडमोजेल को इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता कि वो इस तरह से बढ़ा चढ़ाकर मेरी तारीफ करें और मैं अपनी मौजूदगी ना जताऊं। लोग कहते हैं कि सुनने वाला अपने बारे में कोई अच्छी बात नहीं सुनता, लेकिन इस बार मामला वैसा नहीं है। शर्मिंदा होने से बचने के लिए मुझे आपको धन्यवाद देना ज़रूरी है। वो तेज़ी से पगडंडी से उतर गया और तालाब के पास जाकर उनसे मिला। फ्लोरा ने कहा, ये मिस्टर हरक्यूल पॉयरो हैं। उम्मीद है आपने इनका नाम सुना होगा। पॉयरो अभिवादन में झुका। मैं मेजर ब्लंट की शोहरत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई जनाब। मुझे कुछ जानकारी चाहिए जो आप मुझे दे सकते हैं। ब्लंट ने सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखा। आपने मिस्टर एक्रॉयड को आखिरी बार जिंदा कब देखा था? जी, खाने के वक्त। उसके बाद आपने ना उन्हें सुना और ना ही देखा? देखा नहीं, बस आवाज सुनी। वो कैसे? मैं चहलकदमी करने के लिए टेरेस पर आया था। माफ कीजिएगा, उस समय क्या बजा था? जी, करीब 9:30 बजे थे। मैं ड्राइंग रूम की खिड़की के बाहर सिगरेट पीता हुआ टहल रहा था। मैंने एक्रॉयड को उसकी स्टडी में बात करते सुना, लेकिन निश्चय ही टेरेस के उस हिस्से से आप स्टडी की आवाज़ों को साफ साफ नहीं सुन सके होंगे। वो बुदबुदाया। वो ब्लंट की तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन मेरी नज़र उधर ही थी और मैं ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि ब्लंट का चेहरा लाल हो गया था। उसने बड़ी अनिच्छा से कहा, मैं कोने तक गया था। ओह, सचमुच? पॉयरो ने कहा। बड़ी नरमी से उसने उसे ये आभास करा दिया था कि वो और जानकारी की उम्मीद लगाए है। मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक औरत को झाड़ियों में गायब होते देखा, बस सफ़ेदी की एक झलक, समझे आप? शायद मुझे गलती लगी होगी। तभी जब मैं टेरेस के कोने पर खड़ा था, मैंने एक्रॉयड की आवाज़ सुनी, अपने सेक्रेटरी से बात करते हुए। जेफरी रेमंड से बात करते हुए? पॉयरो ने पूछा। हाँ, उस समय मैंने यही समझा था, लेकिन शायद मैं गलत था। मिस्टर एक्रॉयड ने नाम लेकर उससे बात नहीं की थी? पॉयरो का अगला सवाल था। जी नहीं। तो फिर मुझे ये बताइए कि आपने ये अंदाज़ा क्यों लगाया कि वो रेमंड ही था? ब्लंट ने जैसे सफाई देते हुए कहा। मैंने मान लिया था कि रेमंड ही होगा,
क्योंकि मेरे बाहर आने से ठीक पहले उसने कहा था कि वो कुछ कागज लेकर एक्रॉइड के पास जा रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा ही नहीं कि वो कोई और भी हो सकता है। क्या आपको उसके कहे शब्द याद हैं? जी नहीं, कुछ बहुत मामूली और गैर जरूरी सा था, सिर्फ एक टुकड़ा सुना था। मैं उस समय दरअसल किसी और चीज के बारे में सोच रहा था। खैर, इसका कोई महत्व नहीं है, पॉयरो बुदबुदाया। क्या लाश का पता लगने के बाद जब आप स्टडी में गए थे तो आपने किसी कुर्सी को दीवार की तरफ पीछे सरकाया था? कुर्सी को? जी नहीं, मैं क्यों सरकाऊंगा? पॉयरो ने कंधे उचकाए लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वो फ्लोरा की तरफ मुड़ा और बोला, एक बात मुझे आपसे जाननी है मैम। जब आप डॉक्टर शेपर्ड के साथ सिल्वर टेबल में रखी चीजें देख रही थीं, तो उस वक्त वो कटार अपनी जगह पर थी या नहीं? फ्लोरा का चेहरा तन गया। उसने नाराजगी से कहा, इंस्पेक्टर रेगलान भी मुझसे ये पूछ रहे थे। मैं उन्हें बता चुकी हूं और आपको भी बताती हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि कटार वहां नहीं थी, लेकिन इंस्पेक्टर का ख्याल है कि वो वहां थी और रॉल्फ ने उसे बाद में शाम को चुराया है। और उन्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है। उनको लगता है कि मैं रॉल्फ को बचाने की कोशिश कर रही हूं। तो क्या नहीं कर रही हो? मैंने गंभीरता से पूछा। फ्लोरा ने पैर पटका। आप भी ना डॉक्टर शेपर्ड, कितनी खराब बात है। पॉयरो ने होशियारी से बात बदल दी। क्या वो ठीक है जो मैंने आपको कहते सुना मेजर ब्लंट? इस तालाब में कुछ है जो चमक रहा है। मैं कोशिश करता हूं, शायद मैं उस तक पहुंच पाऊं। इतना कहकर वो तालाब के किनारे घुटने टिकाकर बैठ गया और उसने अपनी कमीज की आस्तीनें कोहनी तक चढ़ा ली। फिर उसने बहुत धीरे धीरे अपने हाथ को तालाब में नीचे तक डाला ताकि तालाब के तल से मिट्टी ना उठे, लेकिन उसकी सारी सावधानी के बावजूद कुछ मिट्टी उठी और उसे मजबूर होकर खाली हाथ अपनी बाह बाहर निकालनी पड़ी। उसने खेद से अपनी बाह पर लगी मिट्टी को देखा। मैंने उसे अपना रुमाल पेश किया, जिसे उसने धन्यवाद की झड़ी लगाते हुए स्वीकार कर लिया। ब्लंट ने अपनी घड़ी पर नजर डाली, फिर बोला, खाने का समय हो चला है, बेहतर होगा हम घर के अंदर चलें। क्या आप हमारे साथ लंच लेंगे मिस्टर पॉयरो? फ्लोरा ने पूछा। मैं चाहती थी कि आप मेरी माँ से मिल लेते, वे रॉल्फ को बहुत पसंद करती हैं। पॉयरो हल्का सा झुका और बोला, मुझे ऐसा करने में बहुत खुशी होगी मैम। और आप भी रुकेंगे ना डॉक्टर शेपर्ड? मैं कुछ हिचकिचाया। अरे प्लीज रुक जाइए ना। मैं भी यही चाहता था, इसलिए ज्यादा नानुकुर किए बिना मैंने न्योता स्वीकार कर लिया। फिर हम सब मकान की तरफ चल दिए। फ्लोरा और ब्लंट हमारे आगे आगे चल रहे थे। पॉयरो ने सिर हिलाकर फ्लोरा की तरफ इशारा करते हुए धीरे से कहा, कितने सुंदर बाल हैं, एकदम सुनहरे। इनकी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, फ्लोरा और कैप्टन पैटन की, है ना? मैंने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा, लेकिन वो अपने कोट की आस्तीन पर लगी पानी की बूंदों को लेकर परेशान हो रहा था। उसको देखकर मुझे एक बिल्ली की याद आई, उसकी हरी आंखों और हर बात में मीन मेख निकालने वाली आदतों की वजह से। मैंने हमदर्दी से कहा, आपने ये सारी मेहनत बेकार में ही की। मैं यही सोच रहा हूं कि तालाब में था क्या। क्या आप देखना चाहेंगे? पॉयरो ने शैतानी से पूछा। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसने बड़े ही नरमी से कहा, मेरे प्यारे दोस्त, हरक्यूल पॉयरो अपने मकसद को हासिल किए बिना अपने लिबास को बिगाड़ने का जोखिम कभी नहीं उठाता। ऐसा करना बेतुका और अपनी हंसी उड़वाने वाला होता है, और मैं कभी अपनी हंसी नहीं उड़वाता। लेकिन जब आपका हाथ बाहर आया तो वो खाली था, मैंने हैरानी से कहा। कई मौके ऐसे होते हैं जब बड़ी सूझबूझ से काम लेने की जरूरत होती है। क्या आप अपने मरीजों को हर बात बता देते हैं? हर बात नहीं ना, और ना ही आप अपनी अच्छी बहन को सब कुछ बताते हैं। ठीक कह रहा हूं ना? अपना खाली हाथ दिखाने से पहले उसमें जो था वो मैंने दूसरे हाथ में रख लिया था। क्या आप देखना चाहेंगे कि वो क्या था? उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ा दिया। उस पर सोने का एक छोटा सा छल्ला पड़ा हुआ था, किसी औरत की शादी की अंगूठी। मैंने वो अंगूठी उससे ले ली। इसके अंदर देखिए, पॉयरो ने मुझसे कहा। मैंने अंगूठी की अंदर की सतह का मुआयना किया। वहां महीन अक्षरों में लिखा हुआ था,
फ्रॉम आर 13 मार्च। मैंने पॉयरो की तरफ देखा, लेकिन वो एक छोटे से जेबी शीशे में अपना चेहरा देख रहा था। उसका सारा ध्यान अपनी मूंछों पर था, मुझ पर जरा भी नहीं। और मैंने साफ महसूस किया कि अब और आगे बात करने का उसका कोई इरादा नहीं था। अध्याय 10। मिसेस एक्रॉयड हमें हॉल में मिली। उनके साथ बाहर को निकली ठोड़ी और तीखी सलेटी आंखों वाला एक सूखा सा छोटे कद का आदमी था, जिसके चेहरे पर ही जैसे वकील लिखा हुआ था। मिसेस एक्रॉयड ने कहा, मिस्टर हैमंड हमारे साथ लंच के लिए रुक रहे हैं। आप मेजर ब्लंट को तो जानते ही हैं मिस्टर हैमंड, और डॉक्टर शेपर्ड को भी, जो बेचारे रॉजर के नज़दीकी दोस्त हैं। और हरक्यूल पॉयरो की तरफ देखते हुए वे कुछ असमंजस में रुक गईं। फ्लोरा ने उन्हें बताया, ये मिस्टर पॉयरो हैं माँ, मैंने आपको सुबह इनके बारे में बताया था। ओह हाँ, मिसेस एक्रॉयड ने गोलमोल ढंग से कहा, हाँ ज़रूर, ये रॉल्फ का पता लगाएंगे, है ना? ये पता लगाएंगे कि अंकल को किसने मारा, फ्लोरा ने बात साफ करते हुए कहा। अरे हाँ, उसकी माँ थोड़ा तेज स्वर में चिल्लाई, क्या करूं, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। कितनी खराब बात हुई है। मुझे तो बस यही लग रहा है कि जरूर कोई दुर्घटना हुई होगी। रॉजर को इन अजीब चीजों से खेलने का कितना शौक था, उसका हाथ फिसल गया होगा। इस धारणा को बड़ी विनम्र खामोशी के साथ सबने सुना। मैंने पॉयरो को वकील के थोड़ा नजदीक सरकते और उससे दबी जबान में राजदाराना ढंग से बात करते देखा। वे दोनों थोड़ा खिसक कर खिड़की के पास चले गए। मैं भी उनके नजदीक पहुंच गया। फिर मैं थोड़ा हिचका। मैंने कहा, शायद मैं बीच में दखल दे रहा हूं। बिल्कुल नहीं डॉक्टर, पॉयरो ने जिंदा दिली से कहा। आप और मैं साथ साथ इस मामले की तफ्तीश करेंगे। आपके बिना तो मैं खो ही जाता। मैं मिस्टर हैमंड से थोड़ी जानकारी चाहता था। आप शायद कैप्टन रॉल्फ पैटन की तरफ से काम कर रहे हैं, वकील ने बड़ी सावधानी के साथ कहा। पॉयरो ने सिर हिलाकर इनकार कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं न्याय और कानून की तरफ से काम कर रहा हूं। मिस एक्रॉयड ने मुझे अपने अंकल की मौत की जांच पड़ताल करने के लिए कहा है। ऐसा लगा कि यह सुनकर मिस्टर हैमंड को थोड़ा धक्का सा लगा। फिर उन्होंने कहा, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि कैप्टन पैटन इस अपराध से जुड़ा होगा, चाहे हालात कितने ही उसके खिलाफ क्यों ना हो। महज ये बात कि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। पॉयरो ने जल्दी से उसे बीच में टोकते हुए कहा, क्या उन्हें सचमुच पैसों की तंगी थी? वकील ने अपने कंधे उचका दिए। फिर अपने दो टूक अंदाज में कहा, रॉल्फ पैटन के साथ ये एक बीमारी जैसा था। पैसा पानी की तरह उसके हाथ से हमेशा ऐसे ही फिसल जाता था। वो हमेशा अपने सौतेले बाप से पैसा मांगता रहता था। क्या हाल में भी उसने ऐसा किया था? मिसाल के लिए पिछले साल भर के दौरान? ये मैं नहीं बता सकता। मिस्टर एक्रॉयड ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया था। ठीक है, मैं समझ गया मिस्टर हैमंड। मेरे ख्याल से आप मिस्टर एक्रॉयड की वसीयत के बारे में तो अच्छी तरह जानते ही होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आज यहां मेरा सबसे बड़ा यही काम है। तो फिर ये देखते हुए कि मैं मिस एक्रॉयड के कहने पर काम कर रहा हूं, आपको इस वसीयत के बारे में मुझे बताने में कोई ऐतराज तो नहीं होगा? ये बड़ी सीधी साधी वसीयत है, कानूनी शब्दों से अलग, और कुछ दान और दूसरे भुगतानों को करने के बाद, जैसे घर का प्रबंध करने वाली मिस रसेल को 1000 पाउंड, बावर्चिन एमा कूपर को 50 पाउंड, सेक्रेटरी जेफरी रेमंड को 500 पाउंड, फिर उसके बाद अलग अलग अस्पतालों को। पॉयरो ने बीच में ही हाथ ऊंचा करते हुए कहा, ओह, खैरात में दिया गया पैसा, उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक, 10,000 पाउंड की कीमत के शेयरों की आमदनी मिसेस एक्रॉयड को आजीवन मिलती रहेगी। मिस फ्लोरा एक्रॉयड को एक मुश्त 20,000 पाउंड मिलेंगे। बाकी सब कुछ, ये जायदाद और एक्रॉयड एंड सन नाम की कंपनी के शेयर उनके गोद लिए बेटे रॉल्फ पैटन को मिलेगा। क्या मिस्टर एक्रॉयड काफी बड़ी संपत्ति के मालिक थे? जी हां, काफी बड़ी संपत्ति के। कैप्टन पैटन काफी अमीर युवक बन जाएंगे।
कुछ पल के लिए वहां खामोशी छा गई। पॉयरो और वकील ने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी मिसेस एक्रॉयड ने वकील को पुकारा और वकील साहब बुलावे के जवाब में उनके पास चले गए। पॉयरो ने धीरे से मेरी बांह थामी और मुझे खिड़की के बिल्कुल पास ले गया। फिर उसने काफी ऊंची आवाज में कहा, जरा उन गुलाबों को देखिए, शानदार है ना, कितने सुंदर लग रहे हैं। इसी के साथ मैंने अपनी बांह पर उसके हाथ का दबाव महसूस किया और उसने दबे स्वर में मुझसे कहा, क्या आप सचमुच मेरी मदद करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं इस तफ्तीश में शामिल रहूं? जी हां, बिल्कुल चाहता हूं, मैंने बड़े ही चाव से कहा। इससे बेहतर मैं और क्या चाहूंगा? आपको पता नहीं है कि मेरी जिंदगी कितनी नीरस है। रोजमर्रा की आम बातों के सिवा उसमें कुछ भी तो दिलचस्प नहीं है। ठीक है, तो हम मिलकर काम करेंगे। मेरा ख्याल है कि कुछ देर में मेजर ब्लंट भी यहां हमारे पास आ जाएंगे। वे शायद माताजी से बहुत खुश नहीं हैं। अब मैं कुछ बातें जानना चाहता हूं, लेकिन मैं ये दिखाना नहीं चाहता कि मैं उन बातों को जानना चाहता हूं। आप मेरी बात समझे? यानी अब सवाल पूछने की बारी आपकी है। आप मुझसे क्या पूछवाना चाहते हैं? मैंने थोड़ा शंकित होकर पूछा। मैं चाहता हूं कि आप बातों बातों में मिसेस फेरर्स का नाम लें, उनके बारे में कुदरती ढंग से बात करें। मेजर से पूछिए कि जब मिसेस फेरर्स के पति का देहांत हुआ तो क्या वे यहां थे? आप समझे ना कैसी बात? और जब वे जवाब दें तो बिना जताए उनके चेहरे के भाव देखिए। समझे? इससे ज्यादा हमें और कुछ कहने सुनने का वक्त नहीं मिला, क्योंकि तभी ब्लंट अपने खास अंदाज में बिना कुछ कहे औरों से अलग हुआ और हमारे पास चला आया। मैंने टेरेस पर घूमने का प्रस्ताव रखा और वो राजी हो गया। पॉयरो पीछे ही रह गया। मैंने बात शुरू करते हुए कहा, 1-2 दिन के अंदर ही चीजें किस तरह बदल जाती हैं। मैं अभी पिछले बुधवार को यहां था, मुझे अच्छी तरह याद है। इसी टेरेस पर आगे पीछे टहलता हुआ एक्रॉयड मेरे साथ था, जोश और उत्साह से भरा हुआ। और अब 3 दिन में ही एक्रॉयड गुजर गया है, बेचारा। मिसेस फेरर्स भी गुजर गई हैं। आप तो उन्हें जानते थे ना? हां, आप जरूर जानते होंगे। ब्लंट ने सिर हिलाकर हामी भरी। इस बार जब आप आए तो क्या आपकी मुलाकात उनसे हुई थी? मैं एक्रॉयड के साथ उनसे मिलने गया था, मेरे ख्याल से पिछले मंगलवार को। वो अद्भुत महिला थी, लेकिन कुछ अजीब सी, बड़ी गहरी। देखने वाले को कभी पता ही न चल पाए कि वो किस फेर में थी। मैंने उसकी स्थिर स्लेटी आंखों में देखा। यकीनन वहां कुछ नहीं था। मैंने आगे कहा, मेरे ख्याल में आप उनसे पहले भी मिले होंगे। पिछली बार जब मैं यहां था तब वे और उनके पति यहां रहने के लिए आए थे। अजीब बात है, वे तब से अब तक काफी बदल गई थीं। कैसे बदल गई थीं? मैंने पूछा। 10 साल बड़ी दिखने लगी थीं। जब उनके पति की मौत हुई, क्या तब आप यहां थे? मैंने सवाल को जितना हो सकता था उतना मामूली बनाने की कोशिश करते हुए पूछा। नहीं, मैं उस समय यहां नहीं था, लेकिन जो मैंने सुना उस हिसाब से तो लगता है कि सब कुछ अच्छा ही हुआ। ये कहना शायद बुरा लगे, लेकिन सच्चाई यही है। मैंने अपनी रजामंदी दिखाई और कहा, एशली फेरर्स किसी भी नजर से आदर्श पति नहीं था। अरे मेरे ख्याल से तो वो बदमाश था, ब्लंट ने कहा। नहीं, बदमाश तो नहीं, लेकिन इतने पैसे के साथ कुछ ऐब तो आदमी में आ ही जाते हैं, मैंने कहा। हाँ, ये बात तो ठीक है। दुनिया की सारी परेशानियां पैसे में खोजी जा सकती हैं या फिर उसके अभाव में। आपको कौन सी परेशानी रही है? मैंने उत्सुकता से पूछा। मुझे जो चाहिए उसके लिए मेरे पास काफी है। मैं किस्मत वालों में हूं। सच्ची बात यह है कि ठीक इस समय मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है। साल भर पहले मुझे कहीं से कुछ पैसा मिला था और मैं बेवकूफ की तरह उसे किसी धोखेधड़ी वाली योजना में लगा बैठा। मैंने उसके साथ हमदर्दी जाहिर की और ऐसी ही अपनी मुसीबत के बारे में उसे बताया। तभी खाने की घंटी बजी और हम सब अंदर लंच करने चले आए। पॉयरो ने मुझे कुछ पीछे खींच लिया। क्या रहा? उसने पूछा। वो ठीक है, मुझे पूरा यकीन है, मैंने कहा। कोई गड़बड़ नहीं? उसे साल भर पहले विरासत में कुछ पैसा मिला था, मैंने बताया।
लेकिन क्यों ना मिले, मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि वो आदमी बिल्कुल ठीक और सच्चा है। बेशक बेशक, पॉयरो ने कहा, परेशान मत होइए। उसने इस तरह बात की जैसे किसी चिड़चिड़े बच्चे को बहला रहा हो। हम सब खाने के कमरे में पहुंच गए। ये विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे जब मैं पिछली बार उस मेज पर बैठा था। बाद में मिसेस एक्रॉयड मुझे अलग ले गईं और मेरे साथ एक सोफे पर जा बैठी। उन्होंने बुदबुदाते हुए एक रुमाल निकाला और उसमें मुंह छिपाकर बोलने लगी, मेरे दिल को थोड़ी चोट सी पहुंची है। मेरा मतलब है, मैं बहुत दुखी हूं। रॉजर ने मुझ में विश्वास नहीं किया। वो 20,000 पाउंड फ्लोरा के नाम नहीं, मेरे नाम छोड़े जाने चाहिए थे। मां पर इतना भरोसा तो होना ही चाहिए था कि वो बच्चे के हितों की रक्षा करेगी। मैं तो इसे विश्वास की कमी ही कहूंगी। आप भूल रही हैं मिसेस एक्रॉयड, मैंने कहा। फ्लोरा एक्रॉयड की अपनी भतीजी थी। उसका उससे खून का रिश्ता था। अगर आप उसकी भाभी की जगह बहन होती तो बात दूसरी होती। मिसेस एक्रॉयड ने रुमाल से अपने चेहरे को थपथपाते हुए कहा, लेकिन बेचारे सेसिल की विधवा की हैसियत से मेरा ख्याल भी तो रखा जाना चाहिए था। रॉजर हमेशा से पैसों के मामले में बड़ा अजीब था। हम दोनों, फ्लोरा और मेरे लिए हालात बहुत मुश्किल रहे हैं। वो बेचारी बच्ची को कोई मासिक खर्चा भी नहीं देता था, बस उसके बिलों का भुगतान कर देता था, और वो भी काफी हिचकते हुए, और बार बार ये पूछता था कि उसे ये सब आलतू फालतू चीजें क्यों चाहिए थी, बिल्कुल मर्दों की तरह। लेकिन लो, मैं तो भूल ही गई कि क्या कहने जा रही थी मैं। एक पाई भी हम अपनी नहीं कह सकते थे। फ्लोरा को बुरा लगता था, बहुत ज्यादा। हालांकि वो अपने अंकल को बहुत मानती थी, लेकिन ऐसी बात से तो किसी भी लड़की को बुरा ही लगेगा ना। मुझे कहना पड़ेगा कि पैसे के बारे में रॉजर के ख्याल बड़े अजीब से थे। वो हाथ मुंह पहुंचने के नए तौलिए तक नहीं खरीदता था। हालांकि मैंने उससे कहा कि पुराने वालों में छेद हो गए हैं। और फिर मिसेस एक्रॉयड ने अपनी बातचीत के दौरान अचानक एक छलांग लगाते हुए अपनी बात जारी रखी। जरा सोचिए, उस औरत को उतना सारा पैसा, 1,000 पाउंड, जरा सोचिए, उसके लिए वो 1,000 पाउंड छोड़ गया है। किस औरत को? मैंने पूछा। अरे उसी मिस रसेल को। उसके बारे में ना कुछ बहुत अजीब सा है। मैं तो हमेशा से यही कहती आई हूं, लेकिन रॉजर उसके खिलाफ एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं था। वो कहता था कि वो बड़े दृढ़ चरित्र वाली औरत है और वो उसे पसंद करता था, उसकी इज्जत भी करता था। बताइए, मुझे तो हमेशा से उसमें कुछ गड़बड़ सी लगती है। वो रॉजर से शादी करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने आते ही उस पर रोक लगा दी थी। इसीलिए वो मुझसे नफरत करती थी। अब ये तो कुदरती बात थी। मैं उसके अंदर तक झांक कर जो देख लेती थी। मैं इस सोच में पड़ा था कि क्या मिसेस एक्रॉयड के इस भाषण पर रोक लगाने और वहां से हटने का मेरे पास कोई उपाय था। ये मौका मिस्टर हैमंड ने मुझे उपलब्ध कराया। वो विदा लेने के लिए वहां आए और मौका पाकर मैं भी वहां से उठ गया। मैंने कहा, अदालती तहकीकात कहाँ पसंद करेंगे आप, यहां या 3 बोर्ड्स पर? मिसेस एक्रॉयड मुंह बाय मुझे घूरती रह गईं। उन्होंने पूछा, अदालती तहकीकात? लेकिन निश्चय ही अदालती तहकीकात की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। मिस्टर हैमंड ने हल्का सा खांसने के बाद जवाब दिया, जी वो अनिवार्य है इन हालातों में। लेकिन डॉक्टर शेपर्ड यकीनन इसका बंदोबस्त कर सकते हैं। बंदोबस्त करने की मेरी ताकत की कोई हद है, मैंने बड़े ही सूखे स्वर में कहा। लेकिन उसकी मौत तो एक दुर्घटना थी। जी नहीं मिसेस एक्रॉयड, उसकी हत्या हुई है, मैंने बड़ी ही बेरहमी से कहा। उन्होंने हल्की सी चीख मारी, फिर जैसे संकट में फंसकर मेरी तरफ देखा। अगर अदालती तहकीकात होती है तो मुझे सवालों के जवाब वगैरह तो नहीं देने होंगे ना? उन्होंने पूछा। मैं नहीं जानता कि क्या जरूरी होगा और क्या नहीं, मैंने कहा। मेरे ख्याल से मिस्टर रेमंड उसका बहुत सारा बोझ आपके कंधों से उठा लेंगे। उन्हें सारी परिस्थितियां मालूम हैं और वो शिनाख्त की औपचारिक गवाही दे देंगे। वकील ने भी हल्का सा झुककर अपनी सहमति प्रकट की। फिर उसने कहा, मैं सचमुच यही सोचता हूं मिसेस एक्रॉयड कि घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप इस सारी परेशानी से बच जाएंगी। अब जहां तक पैसों का सवाल है,
क्या आपके पास उतना है जितना मौजूदा वक्त में आपको चाहिए? मेरा मतलब है नकदी। अगर नहीं है तो जितने की आपको जरूरत है मैं आपको दे सकता हूं। पास खड़े रेमंड ने बीच में ही कहा, उसकी तो कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मिस्टर एक्रॉयड ने कल ही 100 पाउंड का चेक तोड़वाया था। 100 पाउंड का? जी हां, वेतन वगैरह और दूसरे खर्चों के लिए जो आज किए जाने थे, और फिलहाल वो पूरा पैसा वैसा ही रखा है। वो पैसा कहाँ है? क्या उनकी मेज में? जी नहीं, वे हमेशा अपना पैसा अपने बेडरूम में रखते थे, एक पुराने डब्बे में। ये बात थोड़ी अजीब है, लेकिन वे हमेशा ऐसा ही करते थे। वकील ने कहा, मेरा ख्याल है मेरे वापस जाने से पहले हमें ये पक्का कर लेना चाहिए कि पैसे वहां अभी भी रखे हैं। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी खुशी खुशी राजी हो गया। मैं अभी आपको वहां ले चलता हूं। अरे हां, लेकिन उसके दरवाजे में तो ताला लगा है। पार्कर से पूछने पर पता चला कि इंस्पेक्टर रेगलान घर की प्रबंधिका के कमरे में था, कुछ और सवाल पूछने के लिए। कुछ मिनट बाद चाबी अपने हाथ में लिए हुए वो हॉल में जमा लोगों के बीच आ गया। उसने दरवाजे का ताला खोला और हम गलियारे से होते हुए उस छोटे से जीने से ऊपर चले गए। सीढ़ियों के ऊपर एक्रॉयड के बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था। कमरे के अंदर अंधेरा था, पर्दे खिंचे हुए थे और बिस्तर ठीक उसी हालत में था जिसमें पिछली रात उसे देखा गया था। इंस्पेक्टर ने पर्दे हटा दिए और धूप अंदर आने लगी। जेफरी रेमंड लकड़ी की बनी दराजों वाली मेज तक गया। वे अपने पैसे ऐसे खुले रखते थे, बिना ताले की दराज में? इंस्पेक्टर ने टिप्पणी की। सेक्रेटरी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने थोड़ी गर्मी से कहा, मिस्टर एक्रॉयड को अपने नौकरों की ईमानदारी पर पूरा भरोसा था। हाँ, ठीक है, इंस्पेक्टर ने जल्दी से कहा। रेमंड ने दराज को खोला। उसके पीछे से चमड़े का एक गोल डिब्बा बाहर खींचा और उसे खोलते हुए उसमें से एक मोटा सा बटुआ निकाला। फिर उसने नोटों की एक मोटी सी गड्डी बाहर निकालते हुए कहा, ये रहे पैसे। आपको ये 100 पाउंड पूरे के पूरे मिलेंगे। मुझे मालूम है, क्योंकि मिस्टर एक्रॉयड ने इस डिब्बे में इनको कल रात मेरे सामने ही रखा था जब वे खाने के लिए तैयार हो रहे थे, और बेशक इसे तब से किसी ने छुआ नहीं है। मिस्टर हैमंड ने गड्डी उसके हाथ से ले ली और उसे गिना। फिर उसने तेजी से निगाहें ऊपर उठाई। तुमने कहा 100 पाउंड, लेकिन ये तो सिर्फ 60 हैं। रेमंड ने उसे घूर कर देखा, फिर आगे को लपकता हुआ चिल्लाया, असंभव। वकील के हाथ से नोट लेकर उसने उन्हें जोर जोर से गिना। मिस्टर हैमंड सही कह रहे थे, वहां कुल 60 पाउंड ही थे। भौचक्का होकर सेक्रेटरी चिल्लाया, लेकिन ये तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। पॉयरो ने एक सवाल किया, तुमने कल रात मिस्टर एक्रॉयड को ये पैसे उस समय अंदर रखते देखा जब वे खाने के लिए तैयार हो रहे थे। ये पक्का है ना कि इस पैसे में से कुछ उन्होंने पहले ही भुगतान नहीं कर दिया? मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने कोई भुगतान नहीं किया था। उन्होंने ये भी कहा था, मैं खाने के वक्त 100 पाउंड अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता, बटुआ बहुत मोटा हो गया है। फिर तो मामला बहुत सीधा है, पॉयरो ने कहा। या तो उन्होंने 40 पाउंड कल शाम को किसी समय भुगतान किए, या फिर वे चोरी चले गए। इंस्पेक्टर ने मिसेस एक्रॉयड की तरफ मुड़कर पूछा, कल शाम कौन कौन से नौकर यहां आए होंगे? मेरा ख्याल है कि घरेलू नौकरानी ने बिस्तर को रात के लिए तैयार किया होगा। कौन है वो? उसके बारे में आप क्या जानती हैं? मिसेस एक्रॉयड ने कहा, वो बहुत दिन यहां नहीं रही है, लेकिन वो एक भली सी आम देहाती लड़की है। मेरा ख्याल है कि हमें इस मामले को साफ कर लेना चाहिए, इंस्पेक्टर बोला। अगर मिस्टर एक्रॉयड ने वो पैसा खुद किसी को दिया है तो अपराध के रहस्य पर इससे कुछ रोशनी पड़ सकती है। दूसरे नौकर जहां तक आपको पता है ठीक ठाक हैं? जी, मेरा तो यही ख्याल है। आज से पहले कोई चीज गायब तो नहीं हुई? जी नहीं। नौकरों में से कोई काम छोड़कर जा तो नहीं रहा? जी, घर की नौकरानी जा रही है। कब? मेरी जानकारी में उसने कल रात नोटिस दिया है। आपको? जी नहीं, नौकरों से मेरा कुछ लेना देना नहीं रहता। घर के इन सब मामलों को मिस रसेल निपटाती हैं। 1-2 मिनट के लिए इंस्पेक्टर अपने ख्यालों में खोया रहा। फिर उसने सिर हिलाया और कहा, मेरा ख्याल है कि मैं मिस रसेल से 2-4 बातें कर ही लूं तो अच्छा रहेगा, और मैं उस लड़की एल्सी डेल से भी मिल लूंगा।
पॉयरो और मैं उसके साथ घर की प्रबंधिका के कमरे तक गए। मिस रसेल ने अपने भावरहित चेहरे के साथ हमसे मुलाकात की। एल्सी डेल 5 महीने से फर्नली में काम कर रही थी। भली लड़की थी, चुस्ती से अपना काम करने वाली और बहुत इज्जतदार। वो अच्छी सिफारिशें लेकर आई थी। जो चीज़ उसकी नहीं थी उसको उठाने की बात उसके बारे में सोची भी नहीं जा सकती थी। वो एक काफ़ी ऊंची किस्म की लड़की थी, बहुत शांत और भले घर की महिलाओं जैसी। काम करने में काफ़ी कुशल थी, मिस रसेल ने बताया। तो वो जा क्यों रही है? इंस्पेक्टर ने पूछा। मिस रसेल ने अपने होठ सिकोड़ लिए। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मेरे ख्याल से मिस्टर एक्रॉयड ने कल दोपहर उसे उसकी कोई गलती बताई थी। स्टडी की सफाई वगैरह का काम उसके जिम्मे था और मेरा ख्याल है कि उसने उनकी मेज पर रखे कुछ कागजों को उलट पुलट कर दिया था। मिस्टर एक्रॉयड इस बात को लेकर थोड़ा चिढ़ गए थे और उसने नोटिस दे दिया था। उसकी बातों से मुझे तो यही समझ में आया, लेकिन शायद आप खुद उससे मिलना चाहें। इंस्पेक्टर ने हामी भरी। मैंने पहले भी उस लड़की पर गौर किया था जब खाने के समय वो वहां काम कर रही थी। उसका कद लंबा था, भूरे घने बाल कसकर गर्दन के पीछे गोल करके बंधे हुए थे और बहुत ही स्थिर सलेटी आंखें थीं। मिस रसेल के बुलाने पर वो वहां आई और बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। क्या तुम उर्सुला बॉर्न हो? इंस्पेक्टर ने पूछा। जी हाँ। मुझे बताया गया है कि तुम जा रही हो। जी हाँ। क्यों भला? जी, मिस्टर एक्रॉयड की मेज पर रखे कुछ कागज मुझसे उलट पुलट हो गए थे। वे उसके बारे में काफ़ी नाराज थे और मैंने कहा था कि बेहतर होगा मैं काम छोड़ दूं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जितनी जल्दी हो सके चली जाऊं। क्या तुम कल रात मिस्टर एक्रॉयड के बेडरूम में गई थी, चीज़ों को ठीक ठाक करने या कुछ और करने? जी नहीं, वो एल्सी का काम है। मैं घर के उस हिस्से में कभी नहीं गई। मैं तुम्हें ये बता दूं कि मिस्टर एक्रॉयड के कमरे से एक बड़ी रकम गायब है। आखिरकार मैंने उसे नाराज होते देखा। उसके चेहरे पर खून की एक लहर दौड़ गई। मैं पैसे वैसे के बारे में कुछ नहीं जानती। अगर आपको ये लगता है कि मैंने वो पैसा लिया और इसलिए मिस्टर एक्रॉयड ने मुझे काम से निकाला, तो आप गलती कर रहे हैं। इस तरह से भड़को मत। मैं तुम पर उसे उठाने का आरोप नहीं लगा रहा हूं, इंस्पेक्टर ने कहा। युवती ने ठंडी निगाहों से इंस्पेक्टर को देखा और बोली, आप चाहें तो मेरे सामान की तलाशी ले सकते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। अचानक पॉयरो ने हस्तक्षेप किया। ये कल दोपहर की बात है ना, जब मिस्टर एक्रॉयड ने तुम्हें बर्खास्त किया, या तुमने खुद नौकरी छोड़ी? युवती ने सिर हिलाकर हामी भरी। इंटरव्यू कितनी देर चला था? इंटरव्यू? हाँ, स्टडी में तुम्हारे और मिस्टर एक्रॉयड के बीच इंटरव्यू। मैं नहीं जानती। 20 मिनट? आधा घंटा? कुछ इतना ही। इससे ज्यादा देर तक नहीं? आधे घंटे से ज्यादा नहीं, ये पक्का है। शुक्रिया मैम। मैंने उत्सुकता से उसकी तरफ देखा। वो मेज पर कुछ चीजें व्यवस्थित कर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। फिर उसने कहा, ठीक है, तुम जा सकती हो। उर्सुला बॉर्न चली गई। इंस्पेक्टर मिस रसेल की तरफ मुड़ा। ये कितने समय से यहां रही है? क्या आपके पास उस सिफारिश की कॉपी है जो ये लेकर आई थी? बिना कुछ बोले मिस रसेल पास की एक मेज तक गई, एक दराज खोला और क्लिप किए हुए कुछ कागज निकाले। उसमें से एक चुनकर उसने इंस्पेक्टर को दे दिया। इंस्पेक्टर ने कागज को देखते हुए कहा, सिफारिश तो ठीक है। मिसेस रिचर्ड फॉलियट, मार्बी ग्रेंज, मार्बी। कौन है ये? काफी अच्छे गांव वाले हैं, मिस रसेल ने कहा। खैर, अब एक नजर दूसरी वाली पर भी डाल लें, एल्सी डेल पर। इंस्पेक्टर ने कागज उसे लौटाते हुए कहा। एल्सी डेल बड़े डील डॉल की गोरी सी युवती थी, खुशनुमा लेकिन थोड़े बेवकूफाना चेहरे वाली। उसने हमारे सवालों के जवाब बड़ी तत्परता से दिए और पैसों के गुम हो जाने पर बड़ा दुख और चिंता जाहिर की। इंस्पेक्टर ने एल्सी को वापस भेजने के बाद कहा, मेरे ख्याल में इसके साथ कोई गड़बड़ नहीं है। पार्कर के बारे में क्या ख्याल है? मिस रसेल ने होठ भींच लिए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। इंस्पेक्टर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मुझे लगता है उस आदमी के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। मुश्किल ये है कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि उसे मौका कब मिला होगा। खाने के बाद वो अपना काम समेटने में जुट गया होगा
और सारी शाम वो कहां कहां पर था इसका पूरा सबूत उसके पास है। खैर, शुक्रिया मिस रसेल, फिलहाल हम चीजों को यहीं छोड़ देते हैं। ये भी हो सकता है कि मिस्टर एक्रॉयड ने खुद ही वो पैसा किसी को दिया हो। उसके बाद हम वहां से निकल आए। मैं मकान से पॉयरो के साथ ही चला। खामोशी को तोड़ते हुए मैंने कहा, मैं यही सोच रहा हूं वे कौन से कागज थे जिन्हें उस लड़की ने उलट पुलट दिया, जिससे एक्रॉयड इतनी हद तक आपे से बाहर हो गया। मुझे यही लग रहा है कि कहीं उन कागजों में कोई रहस्य का सुराग तो नहीं। पॉयरो कुछ सोचते हुए आहिस्ता से बोला, लेकिन सेक्रेटरी ने तो कहा था कि मेज पर कोई खास जरूरी कागज थे ही नहीं। हाँ, लेकिन कुछ बोलते बोलते मैं रुक गया। ये आपको अजीब लगता है कि एक्रॉयड इतनी मामूली सी बात पर इतना ज्यादा गुस्सा हो गया होगा? हाँ, लगता है, लेकिन क्या वो मामूली सी बात थी? मैंने स्वीकार किया। ये ठीक है, हम नहीं जानते कि वे कागज क्या रहे होंगे, लेकिन रेमंड ने तो पक्के तौर पर कहा कि 1 मिनट के लिए मिस्टर रेमंड को इससे बाहर ही रखिए। पॉयरो बोला, उस लड़की के बारे में आपकी क्या राय है? कौन सी लड़की? वो नौकरानी? हाँ, उर्सुला बॉन्ड। मुझे तो वो भली लड़की लगी, मैंने हिचकते हुए कहा। 1 मिनट की चुप्पी के बाद पॉयरो ने अपनी जेब से कुछ निकाला और मुझे पकड़ा दिया। देखो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें कुछ दिखाने जा रहा हूं। वहां देखो। जो कागज उसने मुझे दिया था वो वही था जो इंस्पेक्टर ने तैयार करके उस सुबह पॉयरो को दिया था। उसकी उंगली के इशारे पर मैंने देखा कि उर्सुला बॉन्ड के नाम के आगे एक छोटा सा क्रॉस का निशान बना था। आपने शायद उस समय इस बात पर गौर ना किया हो, लेकिन इस लिस्ट में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं था कि वो उस वक्त कहाँ था, और वो व्यक्ति है उर्सुला बॉन्ड। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि डॉक्टर शेपर्ड, मैं कुछ भी सोच सकता हूं। हो सकता है उर्सुला बॉन्ड ने मिस्टर एक्रॉयड को मारा हो, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि इसके पीछे मुझे कोई कारण नजर नहीं आ रहा। क्या आपको आ रहा है? उसने कड़ी निगाहों से मुझे देखा, इतनी कड़ी कि मुझे बेचैनी होने लगी। किसी भी तरह का कोई कारण नजर नहीं आता मुझे, मैंने दृढ़ता से कहा। उसकी नजरें ढीली पड़ गईं। उसने भवें सिकोड़ी और बुदबुदाकर अपने आप से कहा, चूंकि ब्लैकमेलर एक आदमी था तो ये तो पक्का है कि उर्सुला ब्लैकमेलर नहीं हो सकती। फिर अपने विचारों में खोया हुआ वो जैसे अपने आप से ही बातें करने लगा। लेकिन फिर ये कैसे संभव हो सकता है? हाँ, आखिरकार ये अवश्य संभव है, निश्चय ही ये हो सकता है। लेकिन फिर मुझे अपने विचारों को क्रमवार रखना होगा। मुझे पहले कभी इनकी इतनी जरूरत नहीं पड़ी। हर चीज को खांचे में बैठाना चाहिए, अपनी सही जगह पर, वरना मैं गलत रास्ते पर चला जाऊंगा। बोलते बोलते अचानक वो रुका और मेरी तरफ घूमा। ये मार्बी कहाँ है? क्रैनचेस्टर की दूसरी तरफ। कितनी दूर? शायद करीब 14 मील होगा। क्या आपके लिए वहां जाना संभव होगा? कल इतवार है। हाँ, मैं जा सकता हूं। वहां जाकर मुझे क्या करना होगा? आप इन मिसेस फॉलियट से मिलिए और उर्सुला बॉन्ड के बारे में जो भी पता लगा सकते हैं लगाइए। जी बहुत अच्छा, लेकिन मुझे ये काम बहुत पसंद नहीं आ रहा है। ये समस्याएं खड़ी करने का मौका नहीं है मेरे दोस्त। हो सकता है एक आदमी की जिंदगी इसी बात पर टिकी हो। बेचारा रॉल्फ, मैंने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। आप उसे निर्दोष तो मानते हैं ना? पॉयरो ने बड़ी गंभीरता से मेरी तरफ देखा। क्या आप सच जानना चाहते हैं? जी हां, बिल्कुल। तब फिर आपको वही मिलेगा। मेरे दोस्त, हर चीज इसी बात की तरफ इशारा कर रही है कि रॉल्फ दोषी है। क्या? मैं मानो चिल्ला पड़ा। पॉयरो ने सिर हिलाया। हां, उस बेवकूफ इंस्पेक्टर ने, क्योंकि वो बेवकूफ है, हर चीज को अपनी दिशा में ले जाने के लिए बैठा दिया है। मैं सच्चाई खोज रहा हूं और सच्चाई मुझे हर बार रॉल्फ पैटन की तरफ ले जा रही है। कारण, अवसर, साधन, उसके पास सब कुछ था, लेकिन मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैंने फ्लोरा से वादा किया है और उस नन्ही सी युवती को मुझ पर बहुत भरोसा है।
सचमुच बहुत भरोसा है।